जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। इन्होंने बेसिकली इतनी टफ ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को बांध के रखा है। एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन इसको पढ़ाया जाना, वो कोल्ड वॉर से स्टार्ट हुआ। जी आपकी नीयत पहले खराब थी, अब खाएं। आप ये वैसे टिप थोड़ा मिल सा जाएगी। चॉकलेट और बंटी बंटी लग रही है आज। यहाँ पर पुलिस अफसरान चेंज किए, सब कुछ किया गया, लेकिन वारदातें जारी हैं। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूँ आपकी मेज़बान सहरिश जुहेब। मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नाज़रीन, आज का दिन 5 जनवरी बड़ा एक अहम दिन है और इस अहम दिन में अगर हम 75 साल की तारीख देखते हैं कश्मीरियों की, तो वो खून से इबारत है। अपनी जद्दोजहद के लिए शहदा की ये तीसरी नस्ल है जो कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ रही है, लेकिन कंप्रोमाइज़ सहरिश कभी नहीं किया गया। बिल्कुल ऐसा ही है। और बकौल शायर अगर आप इजाज़त दें तो कहते हैं कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म बस जुल्म है, आगाज से अंजाम तक, फिर खून है, 100 शक्ल बदल सकता है। ऐसी शक्लें मिटाओ तो मिटाए न बने, ऐसे शोले कि बुझाओ तो बुझाए न बने, ऐसे नारे कि दबाओ तो दबाए न बने। कश्मीर कल भी हमारा था, कश्मीर आज भी हमारा है। मुदस्सिर, आज दुनिया भर में कश्मीरी जो बहन भाई हैं वो हक़ खुद इरादियत का दिन मना रहे हैं। मज़लूम कश्मीरी भाइयों की कुर्बानियों और भारतीय जुल्म की दास्तानें आज हम लाजमी तौर पर प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। फिलहाल हम बढ़ेंगे बड़ी खबर की जानिब। मसला कश्मीर का हल कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। मसला कश्मीर के तस्फिया तलब हल के लिए मंजूर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को 74 साल बीत गए। कश्मीरी आज भी अमल दरामद के मुंतज़िर दुनिया भर में आज यौम हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं। सिडनी टेस्ट दिलचस्प मोड़ पर, कौमी टीम के पास तारीख रकम करने का सुनहरी मौका। ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग में जितनी जल्दी पवेलियन लौट जाएगा, पाकिस्तान को दूसरी इनिंग में उतना ही स्कोर बनाने का मार्जिन मिल जाएगा। खेल के 5वें दिन छोटा हदफ भी अबूर करना कैंगरूज के लिए आसान न होगा। शायकीन को कौमी क्रिकेटर से बड़ी उम्मीदें हैं। जो जनूबी एशिया में कोई ना कर पाया, जुनैरा खान ने कर दिखाया। इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज में मास्टर्स करने वाली पहली साउथ एशियन बन गई। पूरी कौम के लिए फख्र की बात है। और तस्वीरें ऐसी कि हकीकत का गुमा हो। पाकिस्तानी फोटोग्राफर की दुनिया भर में धूम। सफारत खानों से लेकर ऑक्सफोर्ड की किताबों तक चर्चे। सरगोदा के हसन तलाल आज दुनिया बोल है के मेहमान होंगे। और अगर अब ट्रेंड्स की बात की जाए तो हैशटैग ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान इस वक्त ट्रेंड बना हुआ है। तकरीबन 23,400 के करीब लोगों ने इस पर अपने ख्यालात का इजहार किया है, पोस्ट किया है। पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर एक्स पर स्पेशली ट्रेंड कर रहा है और हम ये देख रहे हैं कि इस ट्रेंड में सिडनी टेस्ट का तीसरा रोज़ है और ऑस्ट्रेलियाई जो टीम है उसके 5 खिलाड़ी इस वक्त तक मुदस्सिर आउट हो चुके हैं। बिल्कुल, और पाकिस्तानी टीम के 313 रन से आप देखना ये है कि आज जल्द अज जल्द, क्योंकि कल बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाया, ख़राब रोशनी थी, आज अगर पाकिस्तान टीम उनको जल्द अज जल्द रोक लेती है तो फिर ये बड़ा ज़बरदस्त होगा। लेकिन मिचेल मार्श अभी खड़े हैं, उनकी 50 होने के करीब थी, तो अगर उनको आउट कर लेते हैं, टीम को आउट कर लेते हैं, अगर बड़ा स्कोर ऑस्ट्रेलिया ने बना लिया तो फिर हम पहले वो अबूर करना, फिर अपना स्कोर का टारगेट देना, तो अभी बहुत जो है ना वो वक्त बाकी है। हनूज दिल्ली दूरस्त लेकिन खैर उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए। बेस्ट विशेस हम अपनी टीम के लिए कहेंगे। और अगर हम दूसरे ट्रेंड की तरफ आएंगे तो ये बड़ा दिलचस्प ट्रेंड है जो कि है हैशटैग जाहिद निहारी। तो जो निहारी के शौकीन लोग हैं ना, मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपने ख्यालात का खुल कर इजहार दिया। मतलब आपको पता है ख्वाबों का मौसम होता है और हर कोई कोशिश करता है कि जी फैमिलीज के साथ निकले और मज़े मज़े के खाने खाए। तो कराची के अगर आप रहने वाले हैं तो फिर मेरा ख्याल है आपको जाहिद निहारी का पता ही होगा। मुदस्सिर, आपने खाई है? जी, मैंने बहुत दफ़ा खाई है। कराची के रहने वालों को साबरी की निहारी, जाहिद की निहारी, जावेद की निहारी, सब के बारे में इल्म है। और निहारी का तो फिर स्पेशलिस्ट है कराची। और जाहिद निहारी को दुनिया के 100 जो खाने हैं सेलेक्टेड बेहतरीन, उनमें
शुमार किया गया है जाहिद निहारी को। तो ये एक पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए बड़ा एजाज़ है कि हमारी निहारी दुनिया भर में जानी जाएगी। क्या जिनको बात नहीं है। भी मालूम वो भी अब देखेंगे कि ये क्या है, वो रेसिपी की क्या तलाश चीज़ है। में लग जाएंगे कि ऐसा Exactly. क्या डाल रहे हैं निहारी में कि इसको जनाब ये एजाज़ मिल गया है कि बेहतरीन खानों में इसका शुमार किया गया है। खैर अच्छा, मैंने भी सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है उसमें? अच्छा अच्छी चीज़ ये है कि हर आदमी खा लेता है, अफोर्ड, मतलब ये वो ऐसी मतलब डिश बहुत महंगी नहीं है। हाँ, मतलब ऐसी डिश नहीं है कि लोग सोचेंगे यार मैं तो कभी इस होटल में जा ही नहीं सकता, इस रेस्टोरेंट का खाना खा ही नहीं सकता। ये नहीं है, कम से कम अच्छा, एक वैसे भी- आम सादा खाना है और वो हर एक अरे की मैं पहुंच एक में। बात ये सोच रही हूँ कि इसमें ना जो वैरायटी है, अब वो पता नहीं किस वाली वैरायटी को ये मिला है, उसमें तो नली भी है, पता नहीं खैर वो तो बहुत बेसिकली तो निहारी होती है, उसके बाद ही जितने मर्जी इंग्रेडिएंट्स कर लें आप। खैर एनी हाउ जिसने नहीं खाई वो जाए और ट्राई करे, उसको बहुत पसंद आएगी। तभी ये हैशटैग इस वक्त सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा और है। अगर आप कराची से बाहर हैं तो आप आएँ, सहरिश आपको लेकर जाएंगे। और क्यों नहीं भाई, मोस्ट वेलकम, आप मेहमान होंगे ना हमारे, कराची आएंगे तो। ये ख्वाबों का ही नतीजा जो हम लोगों के गले इस मौसम में ख़राब हो रहे हैं ना, ये मैंने भी थोड़ी सी बदपरहेजी की है। चलें, ये अब आप जायद निहारी खाएं तो जाके भी ठीक हो जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं और आज का दिन जो 5 जनवरी है, हक़ खुद इरादियत और मकबूजा कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की याद दहानी का दिन है। हर साल 5 जनवरी मकबूजा कश्मीर के हक़ खुद इरादियत के दिन के तौर पर मनाया जाता है। जनवरी 1949 में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक करारदाद जो है वो मंजूर की, जो कि मकबूजा कश्मीर में आज़ादाना और मुनसिफाना इस्तिस्वाब राय के हवाले से थी। हर साल इस दिन को मनाने का मकसद आलमी बरादरी को ये याद दिलाना है कि कश्मीर पर उनकी जो जिम्मेदारी थी वो उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। बिल्कुल, अक़वाम मुत्तहिदा को 74 साल हो गए लेकिन उन बातों पर अमल नहीं हो पाया। जो जो जुल्म कश्मीरियों पर ढाया गया और जिस तरीके से उन्होंने सफ़र किया, लेकिन एहतजाज अपना नहीं रोका। आवाज़ उनकी हर गुजरते लम्हे के साथ हमें ना और बुलंद होती दिखाई दी है। भले भारत ने पूरी कोशिश की है। इस वक्त बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं सैयद मोहम्मद अली, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहम्मद अली साहब, पहला सवाल मेरा आपसे वही है जो कि हम लोग तकरीबन हर साल करते हैं कि आखिर वो वक्त कब आएगा कि जब कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत मिल जाएगा, जब ये करारदादें मौजूद हैं और इन पर अमल दरामद आज तक कोई करवा ना पाया, हो ना पाया, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जो दुनिया का आलमी निज़ाम है जो कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद 1945 में मुरतब हुआ, उसके 3 बुनियादी और अहम तरीन जो सतून हैं, उसमें एक अक़वाम मुत्तहिदा है, आलमी क़वानीन है और उसके साथ ही साथ जो है इंसानी हकूक़ का जो सिस्टम है। तो बुनियादी तौर पे ये इस निज़ाम को अगर देखा जाए तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फोरम है वो अक़वाम मुत्तहिदा है। इसलिए आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है मसले कश्मीर के हवाले से, वो हमेशा से उसूली रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने ही ये जंग बंदी पाकिस्तान और भारत के दरमियान करवाई थी, जिसके नतीजे में ये करारदाद पास हुई थी जिसका आज हम दिन मना रहे हैं, और जिसका मकसद ये है कि न सिर्फ आलमी बरादरी बल्कि खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी ये जिम्मेदारी याद कराई जाए कि अक़वाम मुत्तहिदा की जिस कमीशन ने ये फैसला किया था कि कश्मीरियों की आज़ादी और खुद मुख्तारी का जो हक है वो एक पीसफुल और इस्तिस्वाब राय के ज़रिए से उनको मिलना चाहिए। और इस करारदाद की अगर आप तफसीलात पढ़ें तो उसमें सेक्रेटरी जनरल के ऊपर ये मतलब उनको कहा गया है कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करें और जिसके तहत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मुकम्मल तौर पे आज़ादाना एतबार से एक प्लेबिसाइट हो जिसके ज़रिए से कश्मीरी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सके। अलबत्ता क्योंकि 75 साल से, सर आपने खुद भी कहा, भारत ने हालांकि ये मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा में भारत खुद लेके गया था, उनको डिनाई किया है, लेकिन इस दिन के ज़रिए से पाकिस्तान, पाकिस्तानी और कश्मीरी पूरी दुनिया में जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा को ये याद दहानी कराते हैं कि उनकी जो जिम्मेदारी है कश्मीरियों के हवाले से वो पूरी करना बहुत ज़रूरी है अगर इस खित्ते में देरपा अमन को कायम रखना है। सही। अच्छा, लेकिन सैयद मोहम्मद अली साहब, ये तकरीबन एक ही इरा, एक ही दौर में 2 मसाइल ऐसे, एक फ़लस्तीन का और दूसरा कश्मीर का, ये तब से ही ये सिचुएशन है। अक़वाम मुत्तहिदा वहाँ भी नाकाम रहा, यहाँ भी नाकाम रहा। तो अक़वाम मुत्तहिदा का ओवरऑल एक इदारा, तो इसका मतलब है कि दुनिया भर में जहाँ के खुद इरादियत की, आज़ादी की बात है,
वहाँ वो कामयाब नहीं हुआ। उल्टा उन ममालिक पर जो काबिज हैं उन्होंने उन्हें जो अपने हक़ खुद इरादियत के लिए, अपनी हुर्रियत के लिए लड़ रहे थे, उन्हें दहशतगर्द भी बना दिया और आज वो दहशतगर्द के तौर पर पोर्ट्रे हो रहे हैं। तो इसको किसकी नाकामी कहा जाए, अक़वाम मुत्तहिदा की सिर्फ, या उन ताकतों की भी जो अपने मफादात के लिए कहीं कुछ कर लेती हैं तो कहीं कुछ? बहुत अहम सवाल किया आपने। देखें, चंद चीज़ें जो हैं मसले कश्मीर और फ़लस्तीन में मुमासिल हैं और कुछ चीज़ें कश्मीर की मैं समझता हूँ ज़्यादा अहमियत रखती हैं। पहली बात यह कि देखें, दोनों जो खित्ते हैं वो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं। दूसरी बात कि दोनों पे गैर मुस्लिम फौजी जो है कब्जा मौजूद है। और नंबर 3 के उन पे बहुत ज़्यादा दोनों जगह हलाकतें, शहादतें और ह्यूमन राइट वायलेशन होती रही है। और चौथी बात, जिस तरह आपने खुद भी कहा कि एक तो कई जंगें हो चुकी हैं दोनों मसाइल के हवाले से, और अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी कवानीन जो हैं वो दोनों मकबूजा इलाकों के जो लोग हैं उनको अपना हक़ खुद इरादियत दिलाने में नाकाम नजर आते हैं। ये आपकी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन चंद मामला जो हैं आपके तवज्जुह से बताता हूँ कि मसले कश्मीर ज़्यादा अहम है। पहली बात यह कि कश्मीर वो वाहिद खित्ता है जिसके गिर्द 3 एटमी ताकतें इस वक्त मौजूद हैं, भारत, पाकिस्तान और चीन। तो यहाँ पे जो अब न्यूक्लियराइज्ड एनवायरनमेंट में जंग का खतरा है, वो मैं समझता हूँ सिर्फ इस खित्ते को नहीं बल्कि आलमी अमन के लिए एक बहुत बड़ा एक रिस्क है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसको हल किया जाए। अच्छा, इसमें मोहम्मद अली साहब एक चीज़ ये भी है कि अब तो वक्त भी काफ़ी बदल गया है। अब तो वो 74 साल पहले वाली बात भी नहीं है, इवन के 20 साल पहले वाली बात भी नहीं। हम 5th जनरेशन वॉर अब हमारे सामने है और डिजिटलाइज हो चुका है सब कुछ। एक क्लिक पर हर चीज़ है, दुनिया से आप कुछ छुपा नहीं सकते, किसी की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। भारत जो कुछ सिखों के साथ कर रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है, यहाँ तक कि आलमी ताकतों में मौजूद है अमेरिका भी और कनाडा भी, वो भी इस हवाले से बात कर रहे हैं कि खुफिया एजेंसी उनकी काम करती है और वो कत्ल में मुलव्विस हैं वहाँ पर सिखों के। तो जब इतना चेहरा इनका बेनकाब हो चुका है तो फिर तो इन प्लेटफॉर्म्स की क्रेडिबिलिटी पे भी क्वेश्चन मार्क है कि वो इस तरह के एक मुल्क के बारे में कुछ कर ही नहीं पा रहे। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। 3 पहलू में कुछ ही बता देता हूँ। पहली बात यह है कि देखें, जिस तरह मैंने कहा कि 3 एटमी ताकतें इस खित्ते के गिर्द मौजूद हैं, तो यहाँ पे जो है आलमी अमन के हवाले से ये मामला जो है बहुत बड़ा खतरा है और इसलिए इसके देरपा और पुरअमन हल के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको फौरी तौर पर किया जाए। दूसरा पहलू जो ये है कि जिस तरह आपने कहा, बतदरीज भारत की जो सोच है, जो नज़रिया है, जो जुल्म सितम है और पूरी दुनिया में दहशतगर्दी को फैलाने की जो पॉलिसी है वो दुनिया के सामने बेनकाब हो रही है। और बतदरीज जो मगरबी ताकतें जो कि उसको इत्तेहादी और हलीफ समझती थी, वो भी ज़्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में भारत को समझ रही हैं। तो मैं तवक्को करता हूँ बदलते हुए आलमी निज़ाम और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जो दौर है उसके ज़रिए से, आपके ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से, हमारे मुहक्किकीन और जो हमारा डायस्पोरा है पाकिस्तानी और कश्मीरी, उनके ज़रिए से आज हम ज़्यादा काबिल हैं कि ज़्यादा मुअस्सर अंदाज में कश्मीरियों के हक और उनकी जो आवाज़ है वो पूरी दुनिया तक पहुँचा सकें और आलमी बरादरी पे ये वाज़े कर सकें कि ये मसले इंशाल्लाह। मोहम्मद अली साहब, हमारी भी यही कोशिश है और हम तो मरते दम तक बात ही करते रहेंगे जब तक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत नहीं मिल जाता। ज़ाहिर है कश्मीर हमारा हिस्सा था, है और रहेगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, से हमें आगाह किया। और अब आगे बढ़ेंगे और ख़बर बड़ी अहम है और आज तीसरा दिन है सिडनी टेस्ट पे खाने के वक्फे के बाद खेल जारी है। मेज़बान टीम ने जो है वो तकरीबन 6 विकेट्स पर 289 रन्स बना लिए हैं और अब देखना ये है कि पाकिस्तान किस तरह से जल्द अज जल्द आउट करेगी। जब हम प्रोग्राम आगाज़ कर रहे थे सहरिश, तो उस वक्त जो है वो 5 खिलाड़ी आउट हुए थे और अभी वो आउट कर दिया है एलेक्स कैरी को। साजिद खान ने बोल्ड किया है, तो साजिद खान भी अल्टीमेट कामयाब हो गए हैं अपनी स्पिन के ज़रिए। तो बाकी मैच में क्या मामला आते हैं, सोहेब अलवी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अच्छा, सोहेब अलवी साहब से हम रब्ता करते हैं। तो आज डेविड वार्नर, जिनको कैच ड्रॉप करने के बावजूद कल जो है वो 34 रन पर आउट हुए। उस्मान ख्वाजा 47 और लबूशन ने 60 रन बनाए सबसे ज़्यादा। और अभी जो ख़तरा है वो मिचेल मार्श का, वो खड़े हैं, उन्होंने अपनी 50 मुकम्मल कर ली है, लेकिन साइड पे 6 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। तो पाकिस्तान को देखना है कि जल्द से जल्द, यानी कि अगर थोड़ा रोक लिया या फिर ये मिचेल मार्श अगर आउट हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि मौका बन सकता है। बिल्कुल मौका बन सकता है और पाकिस्तान का ज़बरदस्त ये मौका होगा। और जिस तरह अब साजिद खान जो हैं वो उनकी बॉल अच्छी निकल रही है,
तो हमारी तो अब दुआ है कि साजिद खान की वाकई विकेटें हो जाएं। अब आहिस्ता आहिस्ता पिच जो है वो स्पिनर्स को मौका वो देगी। सोहेब अलवी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 6 खिलाड़ी आउट हो गए हैं और अभी भी पाकिस्तान जो है वो बेहतर बॉल कर रहा है। क्या सिचुएशन नज़र आ रही है सर इस वक्त? जी, कैरी और मार्श की एक लंबी पार्टनरशिप हो गई, लेकिन आई थिंक जो पाकिस्तान को इस वक्त एडवांटेज है वो ये है कि बॉल जो है वो टर्न कर रही है। साजिद इतनी टर्न नहीं कर सके जो उन्होंने अभी कैरी को भी बोल्ड किया, दैट वाज प्राइमरीली आर्म बॉल, और वो टर्न नहीं हुई, बल्कि टर्न के लिए खेले और टर्न नहीं हुई तो वो बोर्ड पे कैरी। लेकिन द फैक्ट है कि पाकिस्तान ने जरा सा शुरू में जो सुबह का खेल था उसमें जरा सा लाइन और लेंथ अपनी उसमें चूक है और इतनी अच्छी नहीं रखी। लेकिन ये है कि जब उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ पकड़ी तो फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलियंस को बहुत ट्रबल किया, और ये बहुत पॉजिटिव बात हमें मानना पड़ेगी कि चाहे साजिद हो जाएं, चाहे मीर हमजा हो जाएं, आमिर जमाल हो जाएं, ये सब नए हैं, लेकिन इन्होंने बेसिकली इतनी टफ ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को बांध के रखा है जिस तरह से हेड भी आउट हुए। आई थिंक इट्स अ कमेंडेबल फॉर पाकिस्तानी बॉलर्स जिस तरीके से उन्होंने आज गेंदबाजी की। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा वैसे अभी जो सिचुएशन है आप कितने होपफुल हैं सोहेब साहब? होपफुल तो हूँ मैं इस वजह से कि आपने मेलबर्न में भी देखा था, आपने 16 को 4 कर दिए थे उनको सेकेंड इनिंग में, और जहाँ पे गेंद मूव हो रही है, अगर इन्होंने पाकिस्तान ने अच्छी बल्लेबाजी की अपनी दूसरी इनिंग्स में और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को आखिरी दिन खेलना पड़ेगा यहाँ पे, सो आई थिंक सिडनी के पिच जो है 5वें दिन बहुत हेल्प करती है गेंदबाजों को, और मेरा तो ये ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एडवांटेज है। लेकिन सारा कुछ डिपेंड करता है कि ये अपनी सेकंड इनिंग्स में क्या 300 रन बना सकते हैं, जो कि इनको बनाना पड़ेंगे, क्योंकि अभी भी ऑस्ट्रेलिया का लीड देने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि देखें अभी भी कमिंस हैं उनके पास, स्टार्क हैं, मिचेल मार्श ऑलरेडी खेल रहे हैं, आई थिंक मैन ऑफ द सीरीज हैं ऑलरेडी, और इसलिए डेंजर अभी तक पाकिस्तान के लिए हटा नहीं। डेंजर पाकिस्तान। लेकिन ये जो आप टर्न की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की अपनी बैटिंग के हवाले से बड़ा क्वेश्चन मार्क हो रहा है। तो ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं चल पा रही, उसकी वजह से मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर आ रहा है, मिडिल ऑर्डर भी नहीं खेल रहा तो फिर आगे भी मामलात हैं। तो इस वक्त जो स्कोर है वो लग नहीं रहा है कि पाकिस्तान लीड भी कर जाएगा ऑस्ट्रेलिया और आगे भी चीज़ें चल जाएंगी। पाकिस्तान के लिए भी एक टर्न होता हुआ चौथे दिन का पिच जो है वो खासा खतरनाक हो सकता है। एब्सोल्युटली हो सकता है, ये भी मैंने आपसे कहा ना कि इनको ये देखना पड़ेगा कि सेकंड इनिंग्स में कैसा खेल, सेकंड इनिंग्स में इनको कम से कम 300 रन बनाएंगे, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया अगर इन्होंने टेल को जरा सा ज्यादा 40-50 रन के अंदर भी आउट किया, फिर भी वो अगर 25 रन की भी लीड ले गए, तो आपने कम से कम उनको 250-275 का टारगेट देना है चौथे दिन ना आखिरी दिन, और उसके लिए आपको बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी करना पड़ेगी इस पिच के ऊपर। वैसे तो मैं इतनी हैरान हूँ, अभी तो खैर ये इनकी चल रही है बॉलिंग, लेकिन अगर गुज़िश्ता रोज़ की बात की जाए तो आप देखिए कि तकरीबन आमिर जमाल के 82 रन्स हैं, और उसके अलावा मोहम्मद रिजवान ने 88 के करीब रन स्कोर किया था, तो हाँ बिल्कुल पहली इनिंग में, तो इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त स्कोर किया है और ये बॉलिंग में भी कमाल कर रहे हैं, मतलब बेहतरीन आमिर जमाल ऑलराउंडर साबित हो रहे हैं। सोहेब साहब देखिए वो गए थे एज एन ऑलराउंडर, इवन सलमान आगा वेंट एज एन ऑलराउंडर, ऑल्सो उनको लोअर ऑर्डर बैट्समैन कहा जाता है, लेकिन उन्होंने श्रीलंका में प्रूव किया था कि इज मोर ऑफ अ बैट्समैन देन अ बॉलर। तो बेसिकली इस वक्त आमिर जमाल इज अ जेन्युइन ऑलराउंडर, सलमान आगा इज अ मोर ऑफ अ बैटिंग ऑलराउंडर, जबकि उनको बॉलिंग के लिए लिया गया था। आज जो उन्होंने लेबुशेन को गेंद की वो तो लाजवाब गेंद थी, आई थिंक बॉल ऑफ द मैच थी इस वक्त, जिस तरीके से उन्होंने बोल्ड किया माना, लेकिन फिर भी आई थिंक इस वक्त दोनों ऑलराउंडर्स जम के सामने आए, सलमान आगा और आमिर जमाल, और मेरे ख्याल से एक वक्त आने वाला है कि ये आगे 5 और 6 की पोजीशंस जो हैं वो डिमांड करेंगे। बिल्कुल, और 2 विकेटें हैं आमिर की और 2 ही विकेटें आगा सलमान की हैं। लेकिन एक चीज़ ये बड़ी बात की जा रही थी कि साजिद खान जैसे स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, स्पिनर, ये सिडनी की पिच पे 2 स्पेशलिस्ट होने चाहिए। आगा सलमान स्पिन तो करते हैं लेकिन स्पेशलिस्ट बॉलर के तौर पर, तो क्या ये वाकई ठीक है चॉइस जो टीम थी? फिर शाहीन शाह भी नहीं थी, पिछले मैच में उन्होंने रिदम अच्छा पकड़ा और इस मैच में भी वो शामिल नहीं है स्क्वाड में, तो ये जो चेंज देखिए नॉर्मली टेस्ट मैच में आप 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स खिलाते हैं,
और ऑस्ट्रेलिया ने भी वही किया हुआ है। मिचेल मार्श उनके नंबर 5 बॉलर जी हैं हाँ। और आप देखें ऑस्ट्रेलिया ने भी खाली एक स्पिनर खिलाया है। ये अलग बात है कि उन्होंने लेबुशेन से भी गेंद करा ली, हेड से भी करा ली छोटी मोटी, लेकिन ये है कि आई थिंक आप जो साजिद खान और सलमान अली आगा के साथ स्पिन अटैक पे गए हैं वो अच्छा खासा रीजनेबल बैलेंस्ड है। और मेरे ख्याल में द ओनली रीजन इज कि आई थिंक साजिद खान जरा सा अंडर प्रेशर ज्यादा है, बिकॉज इज अ स्पेशलिस्ट बॉलर, एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, वो ज्यादा गेंद पटक रहे हैं। सलमान अली आगा जरा फ्लाइट कर रहे हैं। आई थिंक जी हाँ। बस यही फर्क है दोनों में। लेकिन ये है कि आई थिंक साजिद को खिला के और सलमान अली खिला के आई थिंक बिल्कुल सही किया इन्होंने। यानी कि अब आगे हम इनकी जगह देख रहे हैं दूसरे फॉर्मेट्स में, स्पेशली साजिद का नहीं पता, साजिद का नहीं पता, बिकॉज अबरार जब फिट हो जाएंगे तो ही विल बी द फर्स्ट चॉइस। जब पाकिस्तान अगस्त में अपना दोबारा टेस्ट मैच खेलते हैं एग्जैक्टली। तो आई थिंक अबरार विल बी द फर्स्ट चॉइस। और सलमान अली आगा ने तो अपनी जगह बिल्कुल चेकअप कर ली है एज अ स्पिनिंग ऑलराउंडर। तो मेरा तो ख्याल है कि इस वक्त साजिद की जगह जरा मुश्किल होगी कम बैक में, अनलेस अबरार अनफिट हो। लेकिन अबरार और सलमान अली आगा सीम टू बी द स्पिन अटैक। और हाँ, अगर पाकिस्तान जब होम ग्राउंड पे खेलेगा बांग्लादेश के खिलाफ अगस्त में, इंग्लैंड भी आ रही है अक्टूबर में, तो अगर ये दो स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाते हैं अलॉन्ग विद सलमान अली आगा, वो दूसरी बात होगी कि आप एक लेफ्ट आर्म भी खिलाएं, नोमान को खिला लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोहेब अलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अब देखना ये है कि पाकिस्तान कितनी जल्दी औसत पाता है और फिर पाकिस्तान की बैटिंग कितना स्कोर करती है, ये भी एक सबसे अहम पॉइंट है। चलें जी, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। और अब हम कुछ बात करने वाले हैं कुछ इंटेलिजेंस लोगों की और इंटेलिजेंस बेस्ड और सिक्योरिटी के हवाले से। जनूबी एशिया में नाज़रीन पहली बार किसी खातून ने इंटेलिजेंस सिक्योरिटी में मास्टर्स मुकम्मल किया है। बरतानिया से तालीम मुकम्मल करने वाली खातून का ताल्लुक कहीं और से नहीं बल्कि पाकिस्तान से है। पाकिस्तान का फ़ख्र ज़ुनैरा खान ने सर जंग से पहले और इसके दौर में इंटेलिजेंस में ख़वातीन के किरदार पर पहली बार काम किया। इसके अलावा ज़ुनैरा ने बरतानिया में रॉयल एयरफोर्स और वजारत दिफा के साथ भी काम किया। ज़ुनैरा जिन हसास टॉपिक्स पर काम करते हैं उनमें गैर रियासती अनासर का रियासती अनासर को चैलेंज करने जैसा मुश्किल टॉपिक भी शामिल है। इसके अलावा जंग के वक्त इंटेलिजेंस का किरदार क्या होता है और शाम की खाना जंगी से मशरक़ वस्ता को पेश जो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस में ज़ुनैरा के टॉपिक्स जो शामिल हैं। फ़ख्र पाकिस्तान इस वक्त अपने अजीम कारनामों की तफसीलात के साथ हमारे साथ मौजूद हैं, तो चलें उनसे फिर बात करते हैं। सबसे पहले तो ज़ुनैरा आपको वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये हमेशा से और आज से हमेशा से हम तो पुराने नॉवेल्स कहानियाँ पढ़ते हैं तो जासूसी, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस ये तमाम तर चीज़ें लाज़िम व मलज़ूम रही हैं। आपका क्यों ये ख्याल है कि इस पे काम किया जाना ज़रूरी है और ये चीज़ें कितनी ज़रूरी थी? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे। इसका स्टार्ट मैं लूँगी। ऑस्कर वाइल्ड ने एक बार कहा था, वुमेन हैव मच बेटर प्लेस देन मेन इन दिस वर्ल्ड, बट देयर आर फार मोर थिंग्स दैट आर फॉरबिडन टू देम। तो इंटेलिजेंस जो एक फील्ड है ना, वो फॉरबिडन है वुमेन के लिए स्पेशली। ये कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ के अंदर हम कह लें या फिर आउटर वर्ल्ड में भी दे फेस चैलेंजेस। तो इस थॉट के साथ कि देयर शुड बी वुमेन इन दिस और women should be in security fields. So yeah, this was in my mind, so that's why I've just chosen this subject. अच्छा, तो अभी जो आपने काम किया है वो सर जंग के हवाले से कोल्ड वॉर में जिस तरह से ख़वातीन का किरदार, तो क्या चीज़ें हैं जो हमारे नाज़रीन को आप बताएं कि कब से ये चीज़ें हो रही हैं इंटेलिजेंस और कितनी ज़रूरी होती है? और स्पेशली जो आपका टॉपिक है जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो अगेंस्ट स्टेट एक्टर्स इस तरह की जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इस टॉपिक पे क्या चीज़ें जो थी, क्या आपका जो कंक्लूजन था टॉपिक का, वो क्या चीज़ें हैं वो थोड़ा शेयर कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम वुमेन का रोल बात कर लें और हम बात कर लें कोल्ड वॉर से रिलेटेड,
तो जो विमेन जो इंटेलिजेंस इटसेल्फ एज अ फील्ड है ये बहुत पुराना है, लाइक रशिया, चाइना, ये बहुत पुराने से यूज़ करते हुए आ रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन इसको पढ़ाया जाना वो कोल्ड वॉर से स्टार्ट हुआ। लेकिन इससे पहले वुमेन ने इंटेलिजेंस का जो रोल था वो वर्ल्ड वॉर 1 में भी प्ले किया और वर्ल्ड वॉर 2 में भी प्ले किया, एंड देन वही लेगेसी वो लेकर आ गई इन इंटेलिजेंस आफ्टर कोल्ड वॉर। और वो उन्होंने इसमें जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स थे वो टाइम टू टाइम फिर ऑब्वियसली जैसे मेरा फोकस था अमेरिका, तो अमेरिका की इंटेलिजेंस में 2 रिपोर्ट्स जो हैं वो बहुत अहम है। एक है ग्लास सीलिंग, दैट वाज इन 1991, और एक है पेटिकोट पैनल, दैट वाज इन 1953। उसमें जेंडर स्टीरियोटाइप्स के ऊपर बात की गई और जेंडर सेग्रीगेशन के ऊपर बात की गई, और जेंडर सेग्रीगेशन से सेकंड जनरेशन बायस से एक और चीज़ भी सामने आई कि जिन ममालिक के अंदर कैपिटलिज्म एंड पेट्रियार्की दे आर इंटरकनेक्टेड, वहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो इन एग्जिस्टेंस होते हैं और जो कि चलते आए। वो अमेरिका में भी देखे गए। 86% जो वुमेन थी वहाँ पर क्लरिकल रोल्स पे थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया था वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। ये रिड्यूस हुआ है इन मॉडर्न टाइम्स टू 44% एट दिस मोमेंट, लेकिन स्टिल इक्वालिटी अभी तक भी अचीव नहीं हो सकी इसके अंदर। एज फार एज माई टॉपिक इज कंसर्न फॉर स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, तो ये एक हमारा एक पर्सपेक्टिव है कि जी सिर्फ स्टेट्स हैं वो यूज़ कर रही हैं इंटेलिजेंस को। अब तो इंटेलिजेंस की डिफरेंट ब्रांचेस आ चुकी हैं, डिफरेंट उसके ऊपर काम किया जा रहा है, जिसमें सिग्नल इंटेलिजेंस, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और बहुत सारी। तो उसमें जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो एक टाइम पर हम उनको सिर्फ टेररिस्ट के साथ या हम इस तरह से कहते हैं कि वो सिर्फ स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी अहम रोल प्ले कर रही हैं टू हेल्प इन upgrading the human rights and to advocate human rights at different level। तो दोनों एक है नॉन वॉलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स और एक है वॉलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स। तो ये दोनों चैलेंज भी कर रहे हैं और एक तरह से सपोर्ट भी कर रहे हैं एट वन पॉइंट। जैसे हैकर्स हैं वो स्टेट्स जो हैं उनको हायर करते हैं एंड देन दे जस्ट लेट देम नो अबाउट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, दे आर हेल्पिंग इट इन सम वे और द अदर। सही, ये बड़ा खुश्क से मज़ामीन हैं, बड़ा डिफरेंट से टॉपिक हैं। ज़ुनैरा, पर्सनली ये आपसे क्या आप इस तरफ गई क्यों ये ख्याल आया आपको? खुश भी हैं और चैलेंजिंग भी हैं। चैलेंजिंग तो बहुत ज़्यादा है। चैलेंजिंग स्पेशली हमारे अपने खित्ते के अंदर, रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। और जो चैलेंजेस ऑब्वियसली आई एम फेसिंग, आई नो। तो एक तो पर्सनल इंटरेस्ट होता है आपका, और मेरा रिसर्च और लिखने से मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहा है। और फिर क्योंकि मैंने CSS के एग्ज़ाम्स भी दिए थे, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वो फिर हमारा जो एक कनेक्शन होता है रीडिंग के साथ एंड ऑल दिस थिंग, तो वो चलता रहा। फिर मेरी जो प्रीवियस डिग्री थी वो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के अंदर थी, वो फिर आगे चली। और उसके साथ फिर मैंने देखा कि इसमें जेंडर गैप बहुत ज़्यादा है और किसी को एड्रेस करने की ज़रूरत है, एटलीस्ट किसी को तो इस पे बात करने की ज़रूरत है। देन आई जस्ट चोज दैट। तो ये मेरे इंटरेस्ट को भी ये अलाइन करता था उसके साथ, तो दैट्स व्हाई आई जस्ट चोजन दिस। तो सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक के हवाले से पाकिस्तान में तो बहुत कम खवातीन जो है उनका काम है और आप भी अब उनमें शामिल हो गई हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि जो आप बात कर रही थी कि जेंडर गैप है, वो पेट्रियोटिक मामला पाकिस्तान में अब वो आप समझते हैं कि ये चीज़ें भी यूज़ हो रही हैं इंटेलिजेंस बेस पे, और जो आप जैसे लोग हैं रिसर्च करना और इन चीज़ों को कंक्लूड करना, वो क्या इस तरफ आ रही हैं फील्ड में ख़वातीन भी? जहाँ तक इस फील्ड की पर्टिकुलरली बात है, इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी, आई वुड से अ स्ट्रेट नो, क्योंकि इस पे बात नहीं हो रही है। डिफेंस पर बात हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस मैनेजमेंट पे हो रही है, विच इज़ रिलेटेड टू इंटरलिंक्ड विद सिक्योरिटी इन सम वे और द अदर। लेकिन अगर हम सिर्फ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के ऊपर बात करें तो ऐसा नहीं है, इस पे भी बात नहीं हो रही है, जो कि आई जस्ट वांटेड कि इस पे बात हो। दैट इज़ व्हाई आई हैव जस्ट चूजन इन माय डिसर्टेशन अबाउट दिस टॉपिक। और कंटेम्प्रेरी टाइम्स में UK और US जैसे ममालिक ने भी अब जाके डायरेक्टर का रोल दिया है टू वुमेन। तो अगर इन ममालिक यूरोपियन कंट्रीज में हम इतना ज़्यादा इस पे ओपन टॉक नहीं हुई, स्कॉलर्स ने इस पे काम नहीं किया इतना ज़्यादा, तो आई थिंक पाकिस्तान तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा उस पर इतनी रिसर्च। लेकिन ये है कि अब आपने आगाज़ किया है तो बारिश का पहला कतरा है और एहसास भी है पाकिस्तान के लिए भी। तो बहुत शुक्रिया ज़ुनैरा, आप हमारे साथ मौजूद थी। इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान को भी। और हम अब चलेंगे दूसरे सेट पर, जहाँ पर मौजूद हैं सहरिश एक शेफ़ के साथ, और कुछ मज़े की चीज़ें आज डिस्कस होने वाली हैं
कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जी सैरिश। जी थैंक यू सो मच मुदस्सिर। और इस वक्त मेरे साथ बड़ी ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे कराती हूँ। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अच्छा खाना और कम खाना ये ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन जब हमारे सामने ये एक सरप्राइज़ केक मौजूद हो तो हम ये सारी बातें भूल जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम ज़्यादा भी खाते हैं, हम मुझे सेहत भी खाते हैं, लेकिन खाना सब कुछ चाहिए पर थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, अदरवाइज़ ये ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। इतना मीठा खाना, कुछ लोग तो कहते हैं ईद हो गई पूरा केक ही मेरे लिए ले आओ, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं शेयर करूँगी। और इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद है वो हैं शेफ़ माविश अज़ीज़, जो कि बेहतरीन कलनरी आर्ट सिखाती भी हैं, बनाती भी हैं, और इनकी सर्विसेज हम सब के लिए अवेलेबल हैं। हमें बस ऑनलाइन ऑर्डर करना है और हमारे डोर स्टेप पर हमारा ऑर्डर पहुंच जाएगा। तो अभी हमने इनसे बहुत सारी बातें करनी। थैंक यू सो मच माविश फॉर योर टाइम। और सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको माशाल्लाह से, क्योंकि आप रन भी कर रही हैं एक स्टूडियो जहाँ पे आपके पास बच्चियाँ आ भी रही हैं, सीख भी रही हैं। हम सुनते हैं आमतौर पर ना कि बच्चियों को ना इतना शौक नहीं होता किचन में काम करने का, वो कहती हैं कि भाई कोई और कर दे, हम बस मोबाइल पे वो ना ब्राउजिंग सर्फिंग करते रहें, कोई प्रॉब्लम हमें ना हो। क्या रुझान है, आ रही हैं बच्चियाँ? आई थिंक जो मैं स्पेसिफिकली करती हूँ, मैं बेकिंग करती हूँ, राइट, एंड उसमें लड़कियों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बिकॉज इट्स इमीडिएटली कोई चीज़ बना के एंड दे सी द एंड रिजल्ट। सो आई थिंक बेकिंग के साथ ये होता है, देयर इज़ इमीडिएट सेटिस्फैक्शन। कुकिंग के साथ जो हमारे देसी खाने होते हैं, मैं भी शायद वो नहीं बनाना पसंद करती, बिकॉज यू नो उसमें ये होता है कि अब एक पूरा प्याज लहसुन ये सब चीज़ें चल रही होती है। इसमें द अरोमा किचन के अंदर जो होता है ना, दैट्स डिलिशियस। सो ऑब्वियसली एवरीबडी लव्स दैट। एंड मेरे पास ज़्यादातर लड़कियां जो आती हैं, दे कम अपनी हॉलीडेज़ में, एंड दे ऑल्सो डू कम इन देयर लाइक फॉर कोर्सेज के लिए ज़्यादा आती हैं, यू नो, हु वांट टू टेक दिस अप एज अ प्रोफेशन। प्री मैरिज प्रेपरेशंस अगर कहा जाए ना तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि लड़कियां आमतौर पर जब उनकी नई नई शादी होती है ना, फिर एक जोश होता है कि मैंने शौहर के दिल में जगह बनानी है, तो मुझे ना बेकिंग भी आनी चाहिए, मुझे कुकिंग भी आनी चाहिए। एनी हाउ, तो उनकी सर्विसेज के लिए माविश मौजूद है। माविश, आपने कब स्टार्ट किया, या फिर आपने भी शादी से पहले सीखा? नहीं, मैंने तो आई स्टार्टेड बेकिंग जब मैं कोई 8-9 साल की थी, एंड मैं वो बॉक्सेस से बेक करती थी, एंड मैंने तकरीबन 3-4 साल वहाँ से बेक किया। फिर मैंने ऑनलाइन रेसिपीज़ निकालती रही, एंड उसके बाद देन आई न्यू कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। तो मतलब मैंने अपना कॉलेज वगैरह भी किया, बट देन आई वेंट टू culinary स्कूल, और फिर मैंने culinary स्कूल के बाद प्रॉपर फुल फ्लेज्ड स्टार्ट किया। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि अब ये जो केक है ये हमारे सामने, और ये बेसिकली एक सरप्राइज़ केक है। अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा कि सरप्राइज़ कैसे है, लेकिन वो ख़वातीन जिनके पास टाइम नहीं है कि वो किसी ऐसे स्टूडियो को ज्वाइन करें, लेकिन वो घर बैठे आज हमसे ये सीखना चाहती हैं कि उनको बेकिंग कैसे करनी है, तो मुझे बताइएगा कि इस केक में आपने इस रेसिपी में क्या क्या डाला, ये कैसे बना, क्योंकि वो लोग जो आज ही घर में ट्राई करना चाहते हैं यकीनन ये सुनना चाहेंगे। अच्छा, तो ये बेसिकली एक डोम है, इसमें एक सरप्राइज है, सो यू कैन गो अहेड एंड स्मैश इट। मैं तोड़ दूं इसको? हाँ, आप तोड़ दें इसको। ये देखिए जी, मैं ये मुदस्सिर आप आ जाएं, मैं मुदस्सिर का इंतज़ार नहीं करूंगी, मैं तोड़ दूंगी। तो मैंने उनको आवाज़ लगा दी ताकि मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाए ना। मुदस्सिर आइए, तशरीफ़ लाइए। मैं चाह रही हूँ कि ये टॉम को मैं अकेली ना तोड़ूं, आप मेरे साथ तोड़ें। जो खाने पीने की चीजें हैं, तो इसलिए मैंने ये कहा कि नहीं, ये उधर नहीं जाएगा, ये इधर ही रहेगा। उसको तरतीब से ही कर रहे हैं ना, इधर यहाँ से ये हम अगर उधर ही ले जाएं तो ज़्यादा बेहतर। मुझे आपकी नीयत पे शक था, इसको वापस रख दें। यार देखें, केक जैसी चीज़ है, वो मेरा ख्याल है उधर ले जाते हैं। ये देखें नाज़रीन, ये ज़्यादती है नाज़रीन, ये ज़्यादती है। करीब लेके जा रहा हूँ मुदस्सिर, ये ज़्यादती है। इतना मीठा आप देखिए, इतना मीठा आप अकेले नहीं खा सकते। और इस केक पे सैरिश कब्जा करने के चक्कर में मुदस्सिर, आप डाइटिंग कर रहे हैं, इतनी मेहनत की जिम में मेरे भाई। मैं यही कह रहा हूँ कि लेकिन ऐसा केक जो है वो डाइट वाले भी खा सकते हैं। हाँ, एक्चुअली इसका चॉकलेट जो है, इट्स डार्क चॉकलेट, सो दैट चॉकलेट आप खा सकते हैं, फिर अंदर आप शेयर कर लें बाकी लोगों के साथ। ये मुदस्सिर तोड़े मिल के अब इसको स्मैश करेंगे। ये हाँ, यू हैव टू स्मैश इट। हाँ, बहुत जोर से टूट रहा है तो। हाँ, वाओ, मिनी केक है इसके अंदर। तो यहाँ से भी थोड़ा सा यू कैन स्मैश इट। यस, ये तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। चलें जी, ये देखिए जनाब, सरप्राइज आपके सामने एक मिनी केक है, और बच्चों की ईद है ये,
क्योंकि इसके अंदर बंटीज हैं और मीठा तो वैसे ही बच्चों इसमें को आप बड़ा असॉर्टेड एक्चुअली फिलिंग्स कर सकते हैं। तो हमारे पास अ लॉट ऑफ टाइम्स जैसे कि कोई बर्थ अनाउंसमेंट होती है और समबडी वांट्स अ जेंडर रिवील, तो वो फिर कहते हैं कि अंदर एक पिंक केक डाल दें या एक ब्लू केक डाल दें, या हमारे बच्चे की ग्रेजुएशन हुई है तो ग्रेजुएशन कैप डाल दें, यू नो लाइक। सो वी हैव एन असॉर्टमेंट, सो इट्स ऑलवेज अ फन सरप्राइज। कुछ लोग पैसे डाल देते हैं, अच्छा, you know, पैसे डाल पैसे देते हैं। डाल दें, यू नो, ताकि वो एक फन एलिमेंट हो, इट्स एन एंगेजिंग एक्टिविटी। तो दिस इज एक्चुअली डार्क चॉकलेट विच इज हेल्दी फॉर एवरीबडी इन सही। स्मॉल quantities. अच्छा। एंड जो केक है, इट्स आवर सिग्नेचर चॉकलेट केक। दिस इज द फर्स्ट केक जो मैंने शुगरीज पे डेवलप किया था, एंड ये केक हमारा सबसे पॉपुलर है। इट्स अ चॉकलेट स्पंज, चॉकलेट फ्रॉस्टिंग। अच्छा, अब थोड़ा सा मेरे And, करीब हो जाएं माविश। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब इसको हम बनाएंगे कैसे? ये टॉम बनाना तो बहुत मुश्किल है मुझे लगता है, और यहाँ पर ये जो भी इस आर्ट में आपने अपनी वो टेक्निकलिटीज यूज की हैं, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करेंगे कैसे मैं कैसे खा के बनाएं? देखता हूँ कि कितना अच्छा। जी जी, आपकी नीयत पहले खराब थी, अब खाएं। अच्छा बताइए। तो बेसिकली इनके डोम्स आते हैं, जो स्पेसिफिकली ये जो डोम है, अच्छा, ये डोम है, मैं इसको टॉम बोल रही थी। हाँ, नहीं, This is dome. या द डोम्स आते हैं, इट्स अ मोल्ड, उसके अंदर आप मेल्टेड चॉकलेट फिल करके देन यू फ्रीज इट। और जब आप फ्रीजर से एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स, फिर आप उसको जब निकालते हैं, देन यू कैन डू द फिलिंग ऑफ योर चॉइस। ये नहीं है कि आपने उसमें केक ही डालना है, आप उसमें कोई भी अपने पसंद की चीज़, इवन फॉर लाइक चिल्ड्रन दे पुट लाइक यू नो रेडीमेड कैंडी ऑल्सो, वो भी आप डाल सकते भाई हैं। आप बातें करें, लोगों को बताएं, लेकिन जो खाने में मजा है वो जितनी भी बातें बता रहे हैं उसका तभी है जब आप खा रहे होंगे, और वो भी डार्क चलिए आप चॉकलेट। इंजॉय करें, क्या हमें तो लोगों को भी तो बताना है ना कि कैसे बना है। जो लोग ये शौक रखते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, अगर आप उनको भी ये वैसे टिप थोड़ा मिल सा जाएगी। चॉकलेट और बंटी बंटी लग रही है आज। मुझे पता था ना माविश आ रही है, वो भी सरप्राइज केक के साथ। नहीं, and if you want to make the cake, then you can make it with the chocolate sponge. Basic ingredients होते हैं, I'm happy to share them with you guys because it will take forever for me to explain them यहाँ पे. And the frosting is a buttercream frosting. वो basically बनती है with sugar and icing sugar and butter. Those are the two main ingredients for it. And Smarties, which are readily available. ओके, अच्छा आप मुझे ये बताइएगा कि इसको बनाने में कितना वक्त लगता है, और जो culinary आर्ट आप बच्चों को सिखा रही हैं, मतलब अगर मुझे सीखना है से सपोज, तो क्या मुझे महीनों सीखना पड़ेगा या मैं कुछ दिनों में भी सीख सकती हूँ? देखिए, ये है कि आपका अगर इंटरेस्ट है ना और आप प्रैक्टिस करते हैं, देन आप सीख सकते हैं इन अ कपल ऑफ मंथ्स। बट इवन जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं या जो हमारे कोर्सेज करते हैं, आप कोई भी चीज़ कोई लाइक 2-3 दिन में नहीं सीख सकते। इवन मी माई सेल्फ, जब मैं कोई नई चीज़ ट्राई करती हूँ, इट टेक्स अ कपल ऑफ weeks for me to get my hands, you know, like fine tune on them. लेकिन जो हमारे students आते हैं, हम make sure करते हैं कि वो not only चीज़ सीखें but पोस्ट कोर्स हम उनको आफ्टर क्लास सर्विसेज देते हैं। इस केक को बनाने में कितना वक्त लगा था? इस केक को बनाने में, सो द केक इटसेल्फ टुक अबाउट 2 hours, एंड देन जो मोल्ड है दैट टेक्स अबाउट 1 hour, एंड देन आप देखिए ना नीचे की सारी फिनिशिंग, फॉन्डेंट, ये सारा बिल्टी, सो दिस होल थिंग आपको लगेंगे एटलीस्ट 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे। यानी जो खवातीन दावत करना चाहती हैं वो जल्दी उठें और उसके बाद सबसे पहले केक की तैयारी शुरू करें। एक दिन पहले बना रहे हैं। हाँ, एक दिन पहले बना लें। एक दिन पहले बना ले, वही बहुत अच्छा एडवाइस। अच्छा, इसमें कॉस्ट कितनी आती है? कॉस्ट इसकी तो वो आप एक चीज़ यू हैव टू पुट इट डाउन, आपकी जो भी आपके इंग्रेडिएंट्स है। देखिए, दिस ऑन अ रिटेल लेवल इट विल बी ऑब्वियसली सोल्ड ऑन अ डिफरेंट प्राइस, लेकिन इसकी कॉस्ट जो है is not less than like 3,000 plus. सही। अच्छा माविश, अब ये बताएगा कि इस केक के अलावा आजकल क्या चल रहा है, क्योंकि यू नो अपडेट कोर्सेज होते हैं, लोग ये जिद्दत आ रही है ना। सरिश, आप बातें सिर्फ कर रही हैं, केक सर्व भी करें ना हमें। बिल्कुल करते हैं ना, साथ साथ बातें भी तो करनी है। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, साथ साथ बातें और साथ साथ केक सर्व आप कुछ करें। ज्यादा खाना चाह रहे हैं। इससे ये चने नहीं है, और तोड़ना शायद चने जो आप उससे। चले, अच्छा मुझे ये बताएगा कि आजकल चल क्या रहा है, बच्चियाँ क्या सीख रही हैं, इसके अलावा क्या क्या बनाना कलरी आर्ट में सिखाया जा रहा है, कुछ बताएंगी आप इस हवाले से? आई थिंक सबसे ज़्यादा जो इस वक्त ट्रेंडिंग है ना इज़ क्विक रेसिपीज़। सब लोगों के पास टाइम नहीं। खूबसूरत केक था, अगर ये माविश काटती तो कितना अच्छा काटती। आप देखना क्या, मतलब
सारी चीजें पता चल रही हैं दैट इज क्विक रेसिपीज जो है वो अभी सबसे ज़्यादा चल रही हैं. पीपल वांट कि कम से कम टाइम में उनको एक रेसिपी मिल जाए. संडेज बहुत चल रहे हैं. पीपल वांट टू लर्न हाउ टू मेक एग्जॉटिक डिजर्ट्स लाइक लाइक अ साबले और एन ओपेरा केक. लाइक जो हमें डिमांड्स भी आती हैं, इट्स लाइक हमें कॉफ़ी बन सिखा दें, हमें मैक्रोन सिखा दें. तो लोग अब वो ब्राउनीज एंड कुकीज़ से थोड़ा सा मूव अहेड करके विद द टाइम्स दे आर इवॉल्विंग. एंड नहीं, मैं तो रोज ही खाती हूँ. आप प्लीज खाएं. एंड देन आप आज हमारी मेहमान हैं. आपका केक आपको ही खिलाना. ये भी एक बड़ा होता है ना, जो मेहमान केक लेके आता है ना, उसी का केक उसको भी फिर. अच्छा, ये हम सबके घरों में होता है कि जो मिठाई आती है, केक आता है, आइसक्रीम आती है, हम उन्हीं को सर्व करना शुरू हम कर तो देते कुछ हैं. घरों में जाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं जो हम केक लाए थे ना वो हमें जरूर दे देना यार. जिनको कहा जा सकता है. अच्छा, मुझे अब माविश ये बताएं, आपको ये शौक कैसे स्टार्ट हुआ? मतलब मम्मा को अपनी देखती थी आप, या किस तरह आपने सोचा कि मुझे इस तरफ जाना है, ये काम करना है? एक्चुअली हमेशा से ना हमारे घर में कभी बाहर के केक्स नहीं आते थे. तो बेकरी का कॉन्सेप्ट वाज नेवर समथिंग जो हमारे माइंड में था. जो भी चीज़ होती थी वो या तो मेरी अम्मी या मेरी नानी घर पे ये बनाते थे. एंड माय नानी वाज अ ग्रेट ये आपकी बातों से कि ये केक कैसा है क्या है, खाते हैं जब ना, ये देखें, ये आपने चॉकलेट और ये केक और उसके ऊपर जो उसकी क्रीम डो जो भी है, शौकीन लग रहे हैं मुझे बिल्कुल. ये देखिए, ये इस तरह से फिर आपको टेस्ट आएगा और वो टेस्ट है माशाल्लाह, जबरदस्त, बेहतरीन. क्या टेस्ट है बताएं, फीडबैक दें अब अपना जल्दी से. बहुत ही ज़्यादा. मैं केक कुछ डोमिनेट तो नहीं कर रहा है इसमें ये स्मार्टीज या चॉकलेट का भाई टेस्ट? 6 महीने से मैं मीठा बिल्कुल छोड़ चुका हूँ. मतलब बहुत कम होता है. केक मैंने खाया और लाजवाब. बेहतरीन. वो एक बड़ा फेमस केक है फ्री मिल्क हमारे इधर कराची में. तो वो केक कभी कभार मैं खा लिया करता, लेकिन मैं ये खाने के बाद अब मैं पूछना कहूँ कि ये केक कौन सा है इसके अंदर जो. हाँ, ये हमारा सिग्नेचर चॉकलेट गनाश केक है. तो ये इसकी खासियत ये है कि इफ़ यू टर्न इट अराउंड यूल सी ये जो हमारा स्पंज है एंड जो आइसिंग है, स्पंज थोड़ा सा कम होता है, आइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है. इसकी आइसिंग इज़ नॉट हैवी, इट्स अ वेरी फ्लफी सी आइसिंग सो दैट बहुत ही बैलेंस सा फ्लेवर हो. इट नीड्स टू बी अ लिटिल स्लाइटली ऑन द gooey साइड एज वेल. ओके. अच्छा माविश, अब मुझे ये भी बताइएगा आपके, अभी जिस तरह मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ना किसी का दिल जीतना है, तो मुझे सीखना क्या होगा? क्योंकि ये आई थिंक ये बड़ा वास्ट एक सब्जेक्ट आपको किसी का दिल क्यों जीतना है? देखिए, आप अपने मैं- लिए क्यों नहीं करना ऐसी चाह ऐसी रही बहुत हैं? सारी. हाँ. अच्छा, मुझे बनाने का शौक है, मुझे खाने का इतना शौक नहीं है. मुझे लगता है कि मैं किसी को बना के That's fine, but आप पूछ रहे हैं कि मैं क्या सीखूं? हाँ, मैं क्या सीखूं? अपने मैं बच्चों हमेशा को दिल बोलती जीतने हूँ के चक्कर में वो बहुत मीठा खाते हैं. नहीं, तो उसके लिए आई वुड से कि लर्न बेसिक्स, लाइक बेसिक चीज़ें सीखें. मे बी फर्स्ट ट्राई आउट फ्रॉम ऑनलाइन रेसिपीज, बिकॉज ऑनलाइन इतनी सारी अवेलेबल हैं, लाइक ऑन यूट्यूब एंड स्टफ, एवरीथिंग इज अवेलेबल. And then if you feel like I want to go in a little deeper, then you contact somebody like मेरे me. से तो अवन में पिज्जा भी जल जाता है. नहीं, अब उसका तो फिर हम क्या कर सकते हैं. ये है कि इतना मीठा, जब केक होता है वो मीठा, केक मीन मीठा, स्वीट डेजर्ट, तो क्या ऐसा नहीं मुमकिन है कि मीठा कम हो? Of course, हो हम लोग सकता है, क्यों शुगर नहीं हो फ्री केक्स सकता? बनाते हैं. मेरी पूरी लाइन जो है इट इज़ शुगर फ्री. आई केटर टू डेयरी फ्री, एग फ्री, ग्लूटेन फ्री जो कि मैदे के बगैर होता है. मेरे पास डायबिटिक पेशेंट्स हैं gluten काफ़ी free में सारे. कैसे वो, मतलब क्या ग्लूटेन डालते फ्री हम रिप्लेस करते हैं विद आमंड्स एंड कोकोनट एंड Okay. फ्लैक्स सीड. एंड देन शुगर फ्री के साथ वो भी अगेन हम रिप्लेस करते हैं शुगर को. देन वी हैव डेयरी फ्री, तो डेयरी नहीं डलता उसमें, जैसे कि उसमें मक्खन नहीं डलता, दूध नहीं डलता. तो कभी डलता क्या, इसके बगैर तो बन ही नहीं सकता केक. बट वही तो सीक्रेट है. मैं थोड़ी अपनी सीक्रेट हाँ, बताने तो यही नहीं तो आई बात हूँ. है. और माविश, आपका केक बड़ा जबरदस्त है. क्विकली अगर आपको मैसेज देना चाहें बच्चियों को तो दे सकती हैं, और हमें ब्रेक की तरफ जाना है. मेरा सिर्फ मैसेज ये होगा कि प्लीज़ ये चीज़ें सीखें, बेकिंग सीखें, कुकिंग सीखें, अपने लिए सीखें, किसी दूसरे तीसरे पर्सन के लिए नहीं बिल्कुल. सीखें. एंड अपने एंजॉय लिए इट एंड सीखें. मेक इट एट ये होम. बड़ा जरूरी है. ब्रेक थैंक यू लेते सो हैं. मच माविश फॉर योर टाइम. और अभी Thank ब्रेक के बाद वापस आते हैं. कीप वॉचिंग अस. आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है. दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है. एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहेंगे. एक ऐसे नौजवान से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने पंजाब के गांवों देहातों से तस्वीर खींचने का आगाज़ किया और फिर
सरकारी दफातर, इसके बाद गैर मुल्की सफारत खानों तक रसाई हासिल करके ख़ुद को फ़नकारों की फहरिस्त में शामिल करवाया है। जी, और ये वही तस्वीर हैं कि जिनको देख के हकीकत का गुमा हो रहा है कि थोड़ी देर के लिए इंसान ना कहीं और चला जाता है कि ये वाकई में तस्वीर देख रहा हूँ या हकीकत है। तो इस वक्त मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं हसन तलाल। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का हसन, माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन आपका काम है, तभी इसको इतनी पजीराई भी मिल रही है। कैसे ये शौक़ आपको पैदा हुआ? क्या बचपन में ड्राइंग बहुत करते थे, स्केचिंग करते थे? कैसे आप आगे बढ़े? जी थैंक यू सो मच। बचपन से ही मुझे थोड़ा नेचर के पास रहने का शौक था। जो कैमरास फ़ोन में कैमरास होते थे उनसे फोटोग्राफी वगैरह करता था। अच्छा। तो गांव में रहना और गांव को देखना, गांव की ब्यूटी को मुझे हमेशा से ही पसंद था। अच्छा तलाल, जो आप नेचर के करीब हैं और नेचर आप ही के कैमरे के अंदर है इस वक्त, तो फिर क्या आपने कुछ बाकायदा सीखा इसको फ़ोटोग्राफी को? क्योंकि बहुत बारीक सी चीज़ें हैं जो आपकी तस्वीर में नज़र आती हैं, तो बड़ा कैमरा ले लिया होगा, लेंस लिया, फिर सीखा, या खुद से करते करते ही आ गया? मैंने सीखा नहीं, ख़ास मतलब कोई कोर्स वगैरह मैंने नहीं किया। अच्छा। कैमरा लेंसेज भी मैंने स्टार्ट में बिगिनर कैमरा से ही स्टार्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करता गया। अब मेरे पास अच्छे कैमरा लेंसेज हैं, सोनी के जो सबसे लेटेस्ट कैमरा लेंसेज है वो यूज़ कर रहा हूँ। और आपने पूछा कि सीखा कैसे, तो मैं फील्ड में जाके शौक था, बार बार एक चीज़ को करने से मुझे समझ आ गई कि क्या चीज़ कैसे करनी है। अच्छा, मैंने हसन आपसे जो सवाल किया ना, ये जो पेंटिंग हो गई, स्केचिंग हो गई या फिर फोटोग्राफी हो गई, आमतौर पर लोग इस तरह के बड़े अच्छे ऑब्जर्वेंट्स होते हैं, वो चीज़ों को बड़ा अच्छा ऑब्जर्व करते हैं, या तो बचपन से या तो बनाने लगते हैं, फिर उन्हें कैमरा मिल जाता है, फिर वो कैमरे की आंख से उसको अक्स बंद करते हैं। तो आपने जब ये बिगनर्स कैमरा लिया, आपकी एज क्या थी, स्टूडेंट कैसे थे आप, ये शौक आपको डेवलप कैसे हुआ था? नेचर के पास रहने का तो आमतौर पर बहुत सारे लोगों को शौक होता है। जी, जब स्टार्ट में मेरे पास सोनी एरिक्सन के कैमरा फ़ोन होते थे, उनके अंदर कैमरा अच्छा था, और कुछ सैमसंग के फ़ोन्स थे उनमें कैमरा अच्छा था। उससे भी मैं तस्वीरें वगैरह तो बनाता था। स्केचिंग वगैरह भी मैंने स्टार्ट की, लेकिन स्केचिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है। जो मेरा फ़ोन से कैमरा वगैरह तस्वीरें बनाता था वो कुछ बेहतर आती थी। फिर जब मैंने तस्वीरें यूनिवर्सिटी में लाहौर में स्टार्ट की सोशल मीडिया वगैरह पे अपलोड करनी, तो वहाँ से मुझे जो फीडबैक आया, लोगों का जो पॉजिटिव आया मेरी तस्वीरें देख के, वो एक बहुत अच्छा मेरे लिए मोटिवेशन थी। तो मैंने 2015 या 16 में अपना बिगिनर कैमरा लिया और उससे उधर से स्टार्ट किया। अच्छा। स्टार्ट तो मेरा ज़्यादा नॉर्थ की फ़ोटोग्राफी की मैंने। फिर थोड़ा मुझे लगा कि पंजाब का जो है फार्मर, उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया गया, फिर मैंने पंजाब की तरफ ज़्यादा फोकस कर दिया। अच्छा, तो अब आप पंजाब का फार्मर है, वो बड़ा ज़बरदस्त जो हम तस्वीरें देख भी रहे हैं वो बहुत खूबसूरत हैं जो आप दिखा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आपसे यहाँ जानना चाहेंगे, आपने कहा मैंने एक बिगनर कैमरा लिया, क्या ऐसी टेक्निक्स हैं तलाल कि वो एक स्टार्ट करने वाला वो देख लेता है कि ऐसे किस तरह से तस्वीर, अब मेरे पास भी मोबाइल है, मैं ऐसे तस्वीर बना रहा हूँ तो मेरी तस्वीर उस तरह अच्छी नहीं आती, टेक्निक्स क्या होनी चाहिए इसमें? सर मेन चीज़ तो लाइट्स हैं। जब आपको समझ आ जाए कि लाइट्स किस तरह से किस चीज़ को जब वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है तो वो अच्छी आती है। आप मेरी तस्वीरें देखी होंगी, मेरा ज़्यादा काम सनराइजेस पे है। जब लाइट पानी को रिफ्लेक्ट कर रही होती है या मिस्ट के साथ लाइट मिक्स हो रही होती है, तो वो चीज़ें बड़ी मज़ेदार आ रही होती हैं गाँव में। स्पेशली गाँव की जब सनराइज होता है उस वक्त एयर बड़ी प्योर होती है, तो वो गोल्डन लाइट जब डिफरेंट चीज़ों को आके हिट करती है, तो मेन अगर आपको वो टेक्निक आ गई कि लाइट किस तरह से आपने कैमरे में कैप्चर करनी है, तो वही मेन चीज़ है। कैमरा की जो चीज़ें हैं वो तो आपको हफ्ता 10 दिन में बड़ी इजीली आपको समझ आ जाती हैं कि कैमरा में जो जो चीज़ें होती हैं टेक्निकल। जी सही। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि आपको फर्स्ट ब्रेक थ्रू कब मिला? ठीक है, आपको यूनिवर्सिटी में अच्छा फीडबैक मिलता था, दोस्तों ने या फेलोज़ ने आपको पसंद किया, लेकिन प्रोफेशनली जब आपने इस काम को शुरू किया तो पहला ब्रेक थ्रू आपको कब मिला? जी, पहला ब्रेक थ्रू 2016 के एंड में मुझे 17 के स्टार्ट में नेशनल जियोग्राफिक का मैगजीन होता था नेट जियो के नाम से जी। उसके अंदर मेरी फ़ोटो पब्लिश हुई, तो वो एक बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू था। और दूसरा मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि नेशनल जियोग्राफिक के मैगजीन में आ जाना इस तरह। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो नेट जियो है वो मैगजीन कहलाता है, और स्पेशली बहुत बड़े बड़े फोटोग्राफर्स का वहाँ। तो उसके बाद अब जो आपका जर्नी है, अब मुख्तलिफ सफारत खानों के भी तक आपकी रसाई हुई, पहुँचे, अब क्या कर रहे हैं आपका काम? जी, अब तो मोर देन 15 एम्बेसीज मेरा काम डिस्प्ले कर चुकी है। अच्छा। काफ़ी पाकिस्तान की जो एम्बेसीज हैं बाहर, उनकी बिल्डिंग्स में अभी भी
मेरे काम से डेकोरेट किया गया। काफ़ी एम्बेसी है, जिसमें फ्रेंच एम्बेसी है, यूके की एम्बेसी है, स्पेनिश एम्बेसी है, इस तरह काफ़ी और एम्बेसी है। तो क्या प्लस बाय प्रोफेशन ये काम हो सकता है? वो कहते हैं ना कि यार आपका लड़का क्या करता है, वो कहते हैं गांव में तस्वीरें बनाता है, कहते नहीं काम वाम क्या करता है, तो ये वाला काम तो नहीं है असद तलाल के इसको प्रोफेशन हो सकता है, इससे अर्निंग हो सकती है, क्या ये इतना बड़ा बल्कि इन शॉर्ट आप एग्जीबिशंस कराते हैं अपने काम की? जो एग्जीबिशन मेरे हुए हैं मैंने खुद नहीं किए, सारे एम्बेसीज नहीं किए। अच्छा। पर्सनल मैंने अपना एग्जीबिशन अभी तक खुद नहीं किया। और अपने अर्निंग की बात की तो मेरे प्रिंट्स काफ़ी ओवरसीज परचेज करते हैं, लेकिन इस एज अ प्रोफेशन ये नहीं कहा जा सकता। आप ठीक कह रहे हैं। सही। अच्छा, अब हसन एक बात मुझे ये बताइएगा कि जब आपने ये काम शुरू किया और आपको शौक पैदा हुआ, तो आपकी तब एज मैंने आपसे पूछी थी, क्योंकि बिगनर्स कैमरा अगर आपने ख़रीदा होगा तो वो भी सस्ता नहीं आता अगर अच्छा कैमरा होता है। तो वो पॉकेट मनी जमा की थी, किस तरह लिया, या फिर पेरेंट्स से पैसे लेके लिया? उन्होंने ये तो नहीं कहा कि क्या फोकस करो किसी और काम की तरफ, ये क्या तुमने तस्वीरें खींचनी है? नहीं, मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता था जब कैमरा अच्छा। लिया, और मेरे वाले साहब ने मुझे हमेशा ही सपोर्ट किया, कभी किसी चीज़ से मना नहीं किया। जो भी चीज़ उन्हें कही वो हमेशा उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया है, और कभी ये नहीं कहा कि ये चीज़ ना करो, ये करो। तो मेरे वाले साहब का बहुत ज़्यादा है मेरे लिए ना जी। उन्हें नहीं लेके दिया था, पॉकेट मनी तो नहीं इकट्ठी की थी। सही। अच्छा, तो अभी क्या प्लान क्या है आगे फ्यूचर के, किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है? क्या अभी आपने पंजाब के फार्मर की बात की, आपने उसको डॉक्यूमेंट किया है, देन कोई नया कोई प्रोजेक्ट को जहन में हो कि यार ये भी नहीं काम हुआ, ये भी अब हसन तलाल ही करे? नहीं, मेरी जितनी भी जर्नी है किसी चीज़ का मैंने प्लान नहीं किया था। मैंने शौकिया स्टार्ट किया। अच्छा। ट्विटर पे, इंस्टा पे मुझे मतलब डायरेक्टर्स, एक्टर्स काफ़ी फॉलो करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता करके हर चीज़ खुद ही होती गई। तो मेरा कोई प्लान नहीं है, जिस तरह भी अल्लाह ताला ने आगे सोचा हुआ है मुझे उसके साथ ही चलूंगा जी। मैं कोई ऐसा प्लान नहीं किया हुआ कि ये अचीव करना है। अच्छा अच्छा हसन, वैसे आप ये फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्री को किस तरह देख रहे हैं? बच्चियों में रुझान कैसा है? आपके तो इस तरह की नेचर से मुंसलिक ये सारी फोटोग्राफ्स है ना, वरना आमतौर पर किसी को फोटोग्राफी का शौक हो तो वो इवेंट मैनेजमेंट वालों के साथ चल पड़ते हैं, और फिर शादियों के शूट्स और फोटोग्राफ्स और ये सब होता है। क्या रुझान क्या है और इसको किस तरह कैटेगराइज किया गया है? जी, असल में बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है जो नेचर फोटोग्राफी है, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि लोग इवेंट्स की तरफ जाते हैं, तो वो अपने खर्चे पूरे करने के लिए जाते हैं, नए कैमरे लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एज अ प्रोफेशन तो आप नेचर फोटोग्राफी नहीं रख सकते। तो फिर जो भी नए लोग आते हैं उन्हें जब अपनी साथ में ब्रेड एंड बटर भी पूरा करना होता है, तो वो उस चीज़ के लिए लोग इवेंट्स की तरफ जाते हैं। वैसे मैं काफ़ी जगह पे जज भी जा चुका हूँ फोटोग्राफी का, तो मैंने देखा है कि नए आ रहे हैं बच्चे, उनको भी बहुत शौक है। अच्छा। लोग बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें बना रहे हैं जी। तो नए आने वालों को क्या मशवरा क्या देंगे कि क्या किस चीज़ पर फोकस करें, अगर जो किसी भी तरह की वो फोटोग्राफी कर रहे हैं, लेकिन फोकस किस तरह से होना चाहिए अपने काम में? और क्या स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और हम जैसे हमेशा ये सोचते हैं कि कैमरा तो है लेकिन तस्वीर बनाना नहीं आती है, तो उनके लिए क्या मशवरा है आपका? सर, फोटोग्राफी जो है वो टाइम मांगती है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फील्ड में गुजारेंगे और एक चीज़ को, मेरी तस्वीर भी जो आप देख रहे हैं वो फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने नहीं बनाई। एक जगह पे 5-10 विजिट करने के बाद जिस दिन लाइट और मोमेंट दोनों एक दूसरे को मैच हुई हैं उस दिन बनी है। तो मैं नए आने वालों को भी यही कहूँगा कि जितना भी वो कंसिस्टेंट रह सकते हैं उतना रहें, और इस चीज़ को टाइम देंगे तो उसी चीज़ से इम्प्रूवमेंट आएगी। बिल्कुल, जिस चीज़ को टाइम दिया जाता है उसी से ही फिर इंसान को ज़ाहिर है तरक्की भी मिलती है, कामयाबी भी मिलती है। बहुत हसन तलाल, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस हवाले से अपने बारे में हमसे बातें शेयर की हैं। और अब कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट की, और क्रिकेट में एक से एक बड़ी खबरें आ रही हैं। अब सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की टीम 299 रन पर आउट हो गई है, लेकिन स्टार्ट में ही पाकिस्तान की सूरत हाल भी खासी ख़राब है। 7 रन पर 2 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। आमिर जमाल की शानदार बॉलिंग थी, 6 खिलाड़ियों को उन्होंने ऑस्ट्रेलियन को पवेलियन भेजा, लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान भी शायद उसी डगर पर है। आगा सलमान की 2, मीर हमजा और साजिद खान की 1-1 विकेट है। नैयरुद्दीन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आज तो जो है वो लाइन लगी हुई है, पहले ऑस्ट्रेलियन को पाकिस्तानी बॉलर्स ने उड़ा दिया, बड़ी अच्छी बॉलिंग थी एकदम से 299 पर। चांस पाकिस्तान का बन सकता, लेकिन पाकिस्तान खुद प्रेशर में आ गया इब्तदाई तौर पे। जी, आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस दिया है, और अब ये जो बैटल है, ये बैटल ऑफ
समझ लें बॉलिंग बन गई है। क्योंकि सिडनी की विकेट जो है वो वहाँ के इवन कमेंटेटर्स भी हैरान हो रहे हैं कि बहुत ज्यादा ड्राई है और इतनी ज्यादा ड्राई पिच जो है यूजुअली वहाँ पे होती नहीं है, जिसकी वजह से बॉलर्स जो है वो अपना जिसे कहते हैं ना कि जादू चला रहे हैं। जिस बॉल पे आज सुबह सुबह और हमारे जो ऑफ स्पिनर हैं आगा साहब जी, उन्होंने जो बॉल टर्न की है वो आप देखें वहां से कितना मतलब वो दिखा रहे थे बाद में कि पफ निकला है पाउडर का। बिल्कुल। और उसके बाद फिर ये है कि हमारे फास्ट बॉलर ने भी बड़ी अच्छी मतलब जिसे कहते हैं बॉलिंग का मुजाहरा किया। जो कैच छूटा 7 रन पे मार्श का वो बहुत महंगा पड़ा, तकरीबन हमें वो बाद में 42-43 रन एक्स्ट्रा बना गए। तो वो मतलब पहले भी साइम अयूब से कैच स्लिप में छूटा, फिर अब उन्हें स्लिप से उठा के बाहर भेजा तो वहां भी कैच छूट गया। लेकिन ये है कि बहरहाल कैच जो है ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, कभी छूटता है कभी पकड़ा जाता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब बाबर आजम और साइम अयूब पे बहुत डिपेंड करेगा। अगर पाकिस्तान यहाँ पे कम से कम ये दोनों बैट्समैन जो है 150 रन बना लेते हैं और आने वाले बैट्समैन उसके ऊपर फिर 100 रन और बनाते हैं, 250 रन बना ले तो ये सिडनी का मैच हमारी पॉकेट में आ जाएगा। क्योंकि लेकिन आखिरी सब चौथी इनिंग जो है जी नहीं सब जिस तरह से अब्दुल्ला और आउट हो गए हैं कप्तान शान मसूद 0-0 पर, तो ये तो एक बड़ा प्रेशर खुद नहीं साइम और बाबर पर और उनके आने वाले बाद में बैट्समैनों पर हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं। देखें अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो जिस गेंद पे आउट हुए हैं दुनिया का शायद कोई बैट्समैन भी उस गेंद पे आउट हो सकता था। ये वैसी ही अच्छी गेंद थी जैसे पहली इनिंग में साइम अयूब को आई थी और उसके बारे में भी ये कहा जा रहा था कि वो आउट तो 0 पे हो गया, लेकिन ये कि वो बॉल ऐसी थी जो दुनिया में कोई भी बैट्समैन आउट हो सकता है, अनप्लेएबल बॉल कहते हैं। नहीं सर, मुझे बस इस बात का डर है कि हम ना अक्सर ये खबरें पढ़ते हैं कि बॉलर्स की मेहनत पर बैटर्स ने पानी फेर दिया, तो अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि ये जो शुरुआत हुई है जब ओपनिंग ही इस तरह की हो गई है कि 0-0 पर आउट हो गए तो पता नहीं क्यों लड़खड़ा जाती है फिर पूरी बैटिंग लाइन। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? मैं आपका जवाब देने से पहले थोड़ा सा ये अर्ज करना चाहूंगा कि यहाँ पे जितना भी क्रिटिसाइज किया जाए हफीज को और शान मसूद को मोहम्मद वसीम को ना खिलाने पे, इस पिच पे मोहम्मद वसीम ऑस्ट्रेलिया को ये 300 रन नहीं वो 150 रन में ये पूरी टीम आउट हो सकती थी। जो उनका स्टाइल है, जिस तरह से बॉल, ये खास तौर पे ये पहले ही कह दिया गया था कि सिडनी की ड्राई पिच के ऊपर जब बॉल रफ जल्दी हो जाती है तो फिर वो बेहतरीन बॉल की मूवमेंट करते हैं और उस बॉलर को इन्होंने ड्रॉप कर दिया, हसन अली को खिलाया। हसन अली जो है उसकी परफॉर्मेंस देख ले, मुझे तो बैटिंग में भी उन्होंने पहले 0 किया और बॉलिंग में भी तो खास ऐसी परफॉर्मेंस नहीं, तो इन्हें एक बहुत बड़ी गलती की। अब जिस तरह आपने पूछा है कि ये डर लगता है कि जी हमारे बैट्समैन कुछ स्कोर करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे ये लगता है अभी भी, हालांकि इस वक्त हमारे 12 पे 2 आउट हैं। आपको याद होगा पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के 16 पे 4 आउट थे, लेकिन उन्होंने वहां से भी इनिंग उठा के और हमें मैच हरा दिया था मेलबर्न में। तो हम भी यहाँ से उठा सकते हैं। ये दोनों बैट्समैन जो हैं बहुत केपेबल बैट्समैन हैं, आने वाले भी रिजवान और उनके साथ 2 और जो हैं, तो आप बिल्कुल मायूस ना हो। और मैं समझता हूँ कि पहली दफा महसूस हो रहा है कि ये पाकिस्तान मैच जीत सकता है। तो ये सिडनी में तारीख रकम हो सकती है। मेरे ख्याल है शायद 14 मैचेस मुसलसल हारे हम, तो अब 15वां मैच जीतने की पोजीशन हो सकती है। बाबर आजम पर बहुत ज्यादा तनकीद भी हो रही है। एक तो उनकी कवर ड्राइव की भी बड़ी तारीफ हो रही थी, उन्होंने जितनी खूबसूरत खेली, लेकिन बाबर आजम के ये भी बहुत हो रहा था कि वो चौथी विकेट पे जाके जब बॉल पड़ रहा है तो वो ऑफ साइड द ऑफ स्टंप आउट हो रहे हैं। उन पर बहुत ज्यादा इस बात पे तनकीद जी, उनके बारे में ये कहा जा रहा है, आप सही फरमा रहे हैं कि उनके बैट के दरमियान से और उनके पैड के दरमियान से गैप बन रहा है, उनको उस गैप को खत्म करना होगा। ये सब ने ऑब्जर्व किया है, जो लोग टेक्निकली साउंड हैं उन्होंने इसके ऊपर वीलॉग्स भी किए हैं कि बाबर गैप बना रहे हैं। तो उम्मीद है कि बाबर अब इस दफा आपको ना अपनी शायद पिछला जो कुछ भी उनसे हुआ है उसका अजाला करके दिखा देंगे। लेकिन नहीं है सर, ये जो गैप वो बना रहे हैं ये एकदम तो नहीं आ सकता, मतलब जाहिर है ये वक्त लगा होगा इस पर, इस टेक्निक पर, जिस पर अभी ये क्वेश्चन मार्क भी लग रहा है, तो इसको कवर होने में कितना वक्त लग सकता है? कवर होने में मैं आपको बताऊं कि इसी तरह से छोटी सी एक टेक्निकल गलती थी अजहरुद्दीन की जी। तो वो जहीर अब्बास के पास आया, उन्होंने कहा कि जी मुझे बताएं मुझसे स्कोर नहीं हो रहा है। जहीर अब्बास ने उनको सिर्फ एक बात बताई थी कि आप बैट को इस तरह से पकड़े। उसके बाद उन्होंने टेस्ट मैच में 3 लगातार सेंचुरियां की थी। तो जो ये सवाल किया आपने
ये बहुत रेलेवेंट सवाल है, कितनी देर लग सकती है। मैं समझता हूँ कि ये इसमें बिल्कुल देर नहीं लगनी चाहिए और इस इनिंग में बाबर को उस गलती से कम आउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये कि गलती कम से कम दोहराई ना जाए, गलती नहीं हो तो वो अच्छा भी लगता है। लेकिन साइम अयूब के हवाले से बड़ी उम्मीदें कि एक वो अपना नेशनल गेम खेलते हैं, उन्होंने यहाँ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में बड़ा डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पिचेस और एशियन पिचेस में बड़ा फ़र्क है। आज साइम अयूब और बाद में मोहम्मद रिजवान, आगा सलमान, आमिर जमाल, पाकिस्तान फिर जो है 250 से 300 स्कोर कर जाता है, तो क्या फिर पाकिस्तान की बॉलिंग और पांचवा दिन ऑस्ट्रेलिया के लिए कितनी मुश्किलात इस पिच पे जो नजर आ रही है बनाएगा? मेरे हिसाब से जो आपने सवाल किया उसका जवाब यही है कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच में अंडर प्रेशर है। अभी तो नहीं है, क्योंकि अभी तो जाहिर है आपकी 2 विकेटें उन्होंने ले ली है, लेकिन द मोमेंट अयूब और बाबर हमें स्कोर को ग्रेजुअली ऊपर लेके चलते हैं, और आप अगर देख रहे हो मैच को, अयूब और बाबर के बैट पे बहुत सीधी बॉल आ रही है, तो ये इस चीज की निशानी है कि मतलब कोई बदकिस्मती ना हो, ये मैच इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत सकता है फॉर द फर्स्ट टाइम। और मेलबर्न में भी हम जीत सकते थे, लेकिन एनीवे वो तो दूसरी भी कहानी है। इसका सारा क्रेडिट हम किसको देंगे? शान मसूद को देंगे या फिर सिर्फ बात आमिर जमाल और जो हमारे ये माशाल्लाह पेसेस इतने छाए रहे हैं इन्हीं की होती रहेगी, मीर हमजा की? नहीं, शान मसूद की कप्तानी जो है ना, वो तो मैं नहीं इम्प्रेस हुआ। कप्तानी देखिए एक अलग चीज है, उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं हुई, और आज भी वो एक लूज शॉट से आउट हुए हैं। तो ये जो सारी मतलब मैच हमेशा बॉलर्स की परफॉर्मेंस से जीते हैं, हमारे बैट्समैनों ने को खास परफॉर्मेंस नहीं दी। ठीक है, आमिर ने 88 किया और आमिर ने 80 प्लस किया और 88 किया इसने रिजवान ने, तो वो थोड़ा सा स्कोर था जिससे हम 300 प्लस 311 या 313 पे आ गए। तो अब ये है कि दोबारा इन लोगों को परफॉर्म करना पड़ेगा, और इस वक्त आपने शायद देखा हो अयूब ने बहुत जबरदस्त पॉइंट पे शॉट खेला है और ये 4 रन मिले और बड़ी कॉन्फिडेंट शॉट है। मुझे बार बार हंच फीलिंग है, मेरी बार बार हंच फीलिंग है करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बड़ी अच्छी फील जो आप दे रहे हैं हमें भी महसूस होने लग गया है कि अगर बाबर जैसे सीनियर प्लेयर और साउंड प्लेयर वहाँ खड़े हों साइम अयूब के साथ, और साइम का अपना एक जारहाना अंदाज है, टेस्ट में भी वो कायम रहे। लेकिन मोहम्मद रिजवान की हम बात करेंगे, पहले मैच में उन्हें नहीं खिलाया गया, सरफराज उस तरह से कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन रिजवान इन पिचेस पर अच्छा खेले हैं, उन्होंने पिछले इनिंग में भी पिछले मैच में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। तो रिजवान बड़े मुनफरिद नज़र आए हैं बाकी बैटर से, और उनके पिछले शॉट एक थोड़ा सा था, वो शायद ना खेलते तो सेंचुरी भी कर लेते। रिजवान की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे नज़ीर साहब? मैं रिजवान की परफॉर्मेंस देख के कह रहा हूँ कि ये है आदमी जिसे हमें कैप्टन बनाना चाहिए टेस्ट मैच के लिए। नज़ीर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अब पाकिस्तान की बैटिंग जारी और सारी है जी। साइम अयूब और बाबर आजम क्रीज पर मौजूद हैं। उम्मीद दुआ तवक्को है कि ये एक लंबी इनिंग खेलें और कम से कम 100, 125, 150 का स्कोर जब स्कोर बोर्ड पे होगा तो एक अच्छा और नेचुरल प्रेशर होगा। नज़ीर साहब आपका बहुत शुक्रिया जी। अभी हमें प्रोग्राम में अब एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अब देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक। और अभी आपको मौसम का हाल बताएंगे। मुल्क भर में जाड़े ने धूम मचाई हुई है, कई शहरों में यकबस्ता हवाओं का राज है, कहीं बर्फबारी हो रही है, कहीं बारिश का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो किला, सैफुल्ला, कोयटा, सिब्बी, नोशकी, खुस्तार, खारान और ज़ियारत में बादल बरसने से मौसम मज़ीद ठंडा हो गया है। और दूसरी जानिब हम शहर कायद की बात करें तो यहाँ पर ठंडी हवाएं चलने से सर्दी बढ़ गई है, जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक 9 जनवरी से बारिश का भी इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी शदीद सर्दी की लपेट है, जबकि पारा 6 डिग्री तक गिर गया है। अहम शहरों के टेम्परेचर्स आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शहर कायद की। तो कराची में मेरे पीछे आप देख सकते हैं टेम्परेचर मिनिमम 14 और मैक्सिमम 25 तक रहने का इम्कान है, और क्लाउडी है, मतलब यानी कि अबर आलूद है। और कराची के बाद हम आएंगे कोयटा की तरफ। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है, 1 मिनिमम टेम्परेचर होगा और मैक्सिमम 14 तक जाने का इम्कान है। मुल्तान में कम से कम आप देख रहे हैं कि इस वक्त 6 डिग्री बताया जा रहा है, हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, और क्लाउडी वेदर है यहाँ पर भी। लाहौर में भी बादलों के डेरे हैं, कम से कम 4, ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री तक रहने का इम्कान है। सर्दी काफ़ी महसूस की जा रही है। इस्लामाबाद की अगर बात की जाए, लाहौर के फौरी बाद, तो तकरीबन
4 जो सेंटीग्रेड है कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। और यहाँ पर भी क्लाउडी वेदर है। पेशावर में भी गहरे बादलों के साथ कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ये तो थी मौसम की सूरत हाल और हम आपको बताते रहेंगे मौसम का हाल अहवाल। अब चलेंगे मुदस्सिर के पास। जी बहुत शुक्रिया सहरिश। मौसम का अहवाल तो आपने बता दिया है। सर्द मौसम है पाकिस्तान के हर शहर हर इलाके में, सिवाय कराची के जहां मौसम मुतदिल है, यहाँ उतनी सर्दी नहीं पड़ रही है। बहरहाल लेकिन कराची में एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो है क्राइम की वारदातों के हवाले से। तो कराची की शहरी साल 2023 में भी डकैतों और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के रहमो करम पर रहे। अलबत्ता पुलिस का दावा है कि वो नए साल में मजीद बेहतर इकदाम के जरिए शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। लेकिन अफसोस के साथ साल 2023 में हमने सिंध पुलिस के अफसरान और एहलकारों को भी डकैतियों में मुलव्वस देखा है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर लाहौर और कराची के हवाले से कंपैरिजन भी करेंगे कि यहाँ पर साल 2023 में सूरत हाल क्या रही है। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ कराची आसिम भट्टी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आसिम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है सैयद खाबर अब्बास ने, ब्यूरो चीफ हैं लाहौर। खाबर आपका भी बहुत शुक्रिया। कराची की बात कर लेते हैं। ये हर बार हम ये कहते हैं सबसे बड़ा शहर, सबसे ज़्यादा क्राइम रेट और डकैतियाँ और कत्ल, ख़ासतौर पर डकैतियों के दौरान ये होते रहे। फ़िगर क्या साल 2023 में जो सामने आए हैं वो फ़िगर जो पुलिस देती? बाकी तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो रिपोर्ट भी नहीं हो रही होती। देखिए मुदस्सिर साहब, पुलिस ने दावे तो बहुत सारे किए, नई फोर्सेस भी बनाई। हर एडिशनल जो है उसने एक नई फोर्स बनाई, शाहीन फोर्स बना दी, एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स बना दी, सब कुछ किया, लेकिन बावजूद इसके आदाद शुमार तब्दील नहीं हुए। 2022 में जो है वो 609 लोग मारे गए थे मजमूई तौर में 2022 में, और 2023 में जो है 724 लोग मारे जा चुके हैं। 724 लोग 2000 से उस पर मारे गए 2023 में, और 134 अफराद हुए जिनको हम कहते हैं कि बिला वजह कत्ल हुए। बिला वजह ये कि वो स्ट्रीट क्राइम में मारे गए, उन्होंने हल्की सी मज़ामत की, गोली मारी और चले गए। तो 134 अफराद हुए जो सिर्फ लूट मार के दौरान मारे गए। और मुदस्सिर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अगर हम इन आदाद शुमार को देखें और इसकी अगर वैल्यूएशन करें, कैलकुलेशन करें, तो 27,000 मोबाइल फ़ोन छीने गए, 50,000 मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ जो है वो छीनी और चोरी की गई। और इनके अगर आदाद शुमार पे आए तो वो 91 करोड़ रुपया सालाना बन रहे हैं कि इनके 91 करोड़ रुपए शहरियों से जो हाथ से लूट और छीन कर चले गए। ये सिर्फ है स्ट्रीट क्राइम और चोरी की, ये वो नहीं है जो घरों के अंदर डाका या चोरी, वो नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सड़क पे होने, ये सिर्फ और सिर्फ सड़कों पे, आपके गली में, आपकी दहलीज पे जो लूटमार हो रही है उसके आदाद शुमार है। साल 2023 में ये मशवरा भी दिया गया था कि मुज़ाहमत ना करें, अपनी बुनियानों और अपनी जुराबों में मोबाइल छुपा के रखें, कोई मांगने आए तो या तो दे दें, अदरवाइज छुपा के रखें। वो बिल्कुल ऐसे मशवरे दिए जा रहे हैं। और हमने ये देखा कि कुछ पहले हुआ कि एक दो ने मुज़ाहमत की, जिन्होंने शहरियों ने उनको मारा तो उनको जो है आला हुकाम की जाने से इनामात दिए गए। लेकिन जब देखा कि वो उसको शहरी मारे जा रहे हैं लूट मार के दौरान, तो अब उनको कह रहे हैं आप मुज़ाहमत ना करें, आप उनको बआसानी दे दें। यहाँ तक कि पुलिस वारदातों में इन्वॉल्व निकल आई। आपने देखा कि प्राइवेट कंपनियां बनी हुई थी पुलिस वालों। इस पे हम बात करते हैं कि पुलिस खुद कितनी मतलब नई फोर्सेस का क्या मामला हुआ है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं लाहौर की। तो लाहौर में साल 2023 कैसा खबर रहा है? यही चीज़ें थी जो स्ट्रीट क्राइम की ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो वो बढ़ती रही। है यहाँ पर क्राइम की शरह में इजाफा हुआ है। जो सरकारी दादोशुमार है 8,75,696 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं 2023 के अंदर, जबकि ये गुज़श्ता साल 7,56,000 केसेस थे जो रजिस्टर्ड हुए थे। और एक हैरानकुन बात यह है कि 8,75,696 केसेस में से सिर्फ 4,37,838 चलान पेश किए जा सके हैं। यानी कि कह लीजिए कि तकरीबन आधे केसेस में सिर्फ चलान जो है वो मुकम्मल हो सके हैं। अभी उनमें सजाओं की रेशो तो एक अलग से है। और जो गाड़ियां छीनने की वारदातें हुई हैं वो 16,000 से जायद हुई हैं। तकरीबन 12,000 के करीब कत्ल और इक़दाम कत्ल के केसेस रजिस्टर्ड हुए, जिनमें से सिर्फ तकरीबन 5,000 के करीब ऐसे केसेस हैं जिनके चलान पेश किए जा सके गैरत के नाम पर। और जो तेज़ाबगर्दी, जो कि इंतहाई हसास हमारे जो है वो मुआशरे का एक टॉपिक है, उनमें 100 तकरीबन कह लें कि 64 केसेस लाहौर में दर्ज हुए गैरत के नाम पर जो है वो मुख्तलिफ कार्रवाइयों के, और तेज़ाबगर्दी के 55। मगर हैरान कुन चीज़ ये है कि इन तमाम मुल्जिमान में से किसी एक को भी
सजा नहीं दिलवाई जा सकी। और जो अगवा के केसेस हैं उनमें लाहौर में सिर्फ 2%, जबकि घरेलू तशद्दुद और खवातीन से ज्यादती के जो केसेस हैं उनमें 5 से 6% मुल्जिमान को जो है सिर्फ सजाएं दिलवाई जा सकी हैं। 85,000 से जायद वारदातें हुई हैं मुदस्सिर साहब डकैती की पंजाब के अंदर, जिनमें से आप कह लें कि सिर्फ 3500 केसेस के चलान पेश किए जा सके। तो जब ऐसी सूरत हाल अब आपके सामने देखेंगे जहां पर पुलिस के पास केसेस के चलान पेश करने का ही वक्त नहीं है, तो मुल्जिमान तो खबर मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब लाहौर और कराची की दादोशुमार में इतना फर्क ही नहीं है तो कराची फिर ज्यादा बदनाम है, लाहौर में फिर क्या वजह क्या है? क्योंकि लाहौर पुलिस को तो भाई कदरे बेहतर कुछ लोग समझते हैं, एक अवामी परसेप्शन है ये, लेकिन इतना कुछ हो रहा है तो क्या ये हाईलाइट नहीं हो रहा? क्या वजह क्या है? देखिए मवी साहब, जो पॉइंट आपने उठाया, एक तो कराची बजाते खुद बहसियत शहर एक बहुत बड़ी हदूद रकबा रखता है, और जब वो इतने बड़े हदूद रकबे को जब हम उसके अदादो शुमार के साथ नहीं गिनते, जब आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स देखते हैं तो वहां पर जो है वो कम आबादी के डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, वो बहसियत डिस्ट्रिक्ट उसका जब क्राइम रेशो सामने आता है तो वो लगता है कम है, मगर कराची की चूंकि वहां पर लोग इतने ज्यादा रहते हैं, हदूद रकबा इतना ज्यादा है, सिर्फ कराची कंसीडर होता है ना, तो जब सिर्फ कराची कंसीडर होता है तो उसके अंदर ज्यादा लोगों के हजूम के बायस हम लोगों की रेशो पे क्राइम को कंसीडर नहीं करते, उसके कराची को शहर के तौर पे हम कंसीडर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो जाहिरी तौर पे क्राइम ज्यादा लगते हैं। और ऐसा है भी, जाहिर सी बात है, क्राइम्स में बड़ा इजाफा हुआ है, वो खा कराची हो खा पंजाब हो। अच्छा, लेकिन एक चीज हो, क्योंकि खबर आप एक बात करें, दो फर्क हैं। अब लाहौर में तो बहुत अरसे से सेफ सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, उससे बड़ी मदद भी कहा जाता रहा है कि ली गई है, लेकिन कराची में सेफ सिटी के मामला नहीं। आप लाहौर का सेफ सिटी कितना इफेक्टिव है हम बात करते हैं, लेकिन कराची में तो सेफ सिटी नाम की चीज़ें जो हैं वो डेवलप ही नहीं हो सकी। मैं आसिम, कराची सेफ सिटी वो कहाँ है? वो प्रोजेक्ट्स, वो कैमरे लगे, वो कैमरे भी गायब, वो चीज़ें, वो मैकेनिज्म सेंट्रल वो भी उस तरह से डेवलप नहीं हो पाया, क्या वजह? देखिए, इब्तिदा में उन्होंने 1200 कैमरे लगाए थे और उसके बाद कई अरसे तक वही कैमरे चलते रहे। 3.5 करोड़ की आबादी के लिए 1200। हाँ, और वो मेन पॉइंट्स पे लगाए थे, रेड जोन और जो हॉट एरियाज है उधर लगाए थे। लेकिन उसके बाद फिर 2022 में जो है वो इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया कि आम जो शहरी हैं, कारोबारी हजरात हैं, उनकी मदद से मिलके कैमरे लगाने का। लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर लगा रहा है कैमरे, वो सरकार तो नहीं लगा रही। और वो 30,000 से ज़ायद की तादाद हो चुकी है पूरे शहर में कैमरों की। लेकिन वो कैमरों का कंट्रोल पुलिस के पास नहीं है, वो कैमरों का कंट्रोल प्राइवेट लोगों के पास है जिन्होंने कैमरे अपने लगाए। सिंध गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट था सेफ सिटी प्रोजेक्ट, वो कहाँ गया? मतलब क्या वो फाइल्स में ही रह गया? सैरिश, वो फाइल में रह गया, वो बस इब्तिदा में लगे, उसके बाद पे उस पर कोई काम नहीं हो सका। फिर प्राइवेट सेक्टर की तरफ चले गए, इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे। इवन के वो जो कैमरे लगाए थे उनको मेंटेन नहीं कर पाए। बस ये सड़कें बनी है, और ख़ास तौर पे जब कोई त्यौहार आता है, जैसे मुहर्रम आ गया, रमज़ान आ गया, जब उन इलाकों से जुलूस गुजरने होते हैं 12 रबीउल अव्वल, तो उन कैमरों को रीचेक किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। उसके बाद फिर सारा साल ऐसे पड़े रहते हैं। और जो उनका कंट्रोल रूम था वो पहले एक इदारे के हाथ में रहा, फिर अब दूसरे इदारे को दे दिया। दूसरा, अगर ये प्रोजेक्ट ये शुरू भी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर उस तरफ आ गया, तो फिर ये वो काम कैसे करेंगे? मुझे ये समझ नहीं आई, कनेक्टिविटी फिर कैसे बनेगी? अब होता ही है, मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर के पास उनका कंट्रोल है, जिसके कैमरे वो देख रहा है। अगर कोई वारदात होती है तो पुलिस उनके पास जाती है, वो फिर अपनी उसको वो जो कैमरे उसके जब होगा उसकी अवेलेबिलिटी, वो फिर उस हिसाब से उनको फुटेज निकाल के देता है। ऐसा सेफ सिटी का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कराची में नहीं है कि एक सेंट्रली जो है तमाम कैमरे कनेक्ट हों, सेफ सिटी का एक प्रोजेक्ट हो, वहाँ से मॉनिटरिंग हो, 15 उनके साथ कनेक्ट, ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती कराची में। ऐसी नाज़माबाद डिफेंस में अब आके वो प्रोजेक्ट हुए हैं। अच्छा। जो प्राइवेट, फिर कहूँगा प्राइवेट सेक्टर की मदद से। सेफ सिटी का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, नहीं है। एक प्रोजेक्ट था वो जो पहले जो कंट्रोल रूम बना था, जिसको पहले सिंध हुकूमत देख रही थी, उसके बाद वो SSU के कमांड में चला गया। लेकिन बाकायदा पूरे शहर का कोई कंट्रोल रूम नहीं, कोई सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं है। जो प्राइवेट सेक्टर है वो इसमें आपकी मदद कर रहा है। सही। तो लाहौर में तो सेफ सिटी बाकायदा और बड़ी देर से बना हुआ है, बल्कि उसमें तो कुछ डेवलपमेंट भी हम पिछले 2-3 साल में देख रहे थे। वो फिर सेफ सिटी का प्रोजेक्ट क्या को कारगर स्ट्रीट क्राइम में, अगवा में, चोरी डकैतियों में वो नहीं हो पा रहा है कि रेशियो यहाँ भी बढ़ती जा रही है? खबर मुदस्सिर साहब, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था, बड़ी अच्छी आपने इसकी निशानदेही भी की, मगर इसको फिर जो है वो वही जो हमारे नज़र हो जाती हैं मुख्तलिफ इंतज़ामी अमूर के चीज़ें। कोई लाहौर के सेफ सिटी का भी ऐसी कोई सूरत हाल है, बहुत सारे ऐसे कैमराज हैं जो ख़राब हैं। अब इस साल जो गुज़श्ता बरस गुजरा है, सेफ सिटी के रिकॉर्ड के मुताबिक 3.25 करोड़ कॉल्स मौसूल हुई हैं शहरियों की
मदद के लिए। उसमें से मगर जो है वो रिकॉर्ड के मुताबिक 2.25 करोड़ कॉल्स को जो है वो फेक या गैर ज़रूरी या गैर मुतल्लिका करार दे दिया गया। मगर उसके बावजूद तकरीबन कोई कह लें कि 4000 से ज़्यादा ऐसी गाड़ियाँ, रिक्शे हैं जिनके ज़रिए से सेफ सिटी ने जो चोरी शुदा या गुमशुदा गाड़ियाँ थी शहरियों की वो उन तक पहुँचाई हैं। तकरीबन कोई 3500 के करीब ऐसी वीडियोज़ शवाहिद होंगे जो मुख्तलिफ वारदातों में जो मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए पुलिस को प्रोवाइड किए गए सेफ सिटी की जानिब से। इसका एक असर तो है और दुनिया टेक्नोलॉजी पे चली गई है और तमाम दुनिया भी आप अपनी कोई देखिए, अभी आप कोई नई गाड़ी, जदीद गाड़ी खरीदते हैं तो आप उसमें आपने उसमें कोई कैमरा खुद से नहीं लगवाया हुआ होता है, मगर जैसे ही आप उसका इंजन ऑन करते हैं तो वो आपको एक सैटेलाइट व्यू भी दिखाती है और वो जो आपका तमाम 180 डिग्री का होता है वो सिक्योरिटी के लिए दिखाती है। अब तो इतनी जिद्दत पे चली गई है दुनिया। हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं, जो यहाँ पर इक़्तिदार में बैठे हैं, वाने बाला में बैठे हैं, उनको ये सोचना होगा कि आप इतनी फोर्सेस, अब हमेशा जब हम पुलिस से बात करते हैं या इदारों से बात करते हैं तो उनका यही मौक़िफ़ होता है कि भाई क्राइम की रेशो बहुत बढ़ गई है, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मगर उस हिसाब से तैनातियाँ नहीं हो रही, भर्तियाँ नहीं हो रही, तादाद बहुत कम है। तो एक शख्स जिसको आप ड्यूटी पे भर्ती करना चाहते हैं या उसको अपनी फोर्स में शामिल करना चाहते हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, मगर 10 लोगों का काम जो है वो एक मशीन कर सकती है। सीसीटीवी कैमरास कर सकते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, वो मॉनिटरिंग में आपको मदद दे सकते हैं, आप कम लोगों के साथ भी सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। पुलिस की तादाद ज्यादा नहीं होती है, पुलिस की तादाद बहुत कम होती है, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है अब तो वो हर चीज में। लेकिन यहाँ टेक्नोलॉजीज के जैसे इस्तेमाल की बात करते हैं तो आसिम, कराची में जियो फेंसिंग के हवाले से बड़ी बात मुख्तलिफ केसेस के ऊपर भी बात की जाती रही और हमारे तो ये हालत है कि हमारे पास यहाँ अगर किसी तरह की फ्रेंजिक करवाना हो तो हमें लाहौर भिजवाना पड़ता है। एक ही लैब है तो पूरे पाकिस्तान में एक लैब है कि हमें फ्रेंजिक के लिए भी वहाँ इंतज़ार करना पड़ता है। तो इस जानिब क्यों तवज्जो नहीं? इतना बड़ा शहर, क्राइम की रेशो ये, 3 करोड़ की आबादी, क्यों नहीं? पहले ऐसा था कि हमें जो है वो लाहौर भिजवाना पड़ता था। इवन के डीएनए अगर कोई बड़ा वाक़या हो गया तो डीएनए टेस्ट के लिए भी हमें लाहौर भिजवाना पड़ता। लेकिन उसके बाद जाम शॉफ कराची यूनिवर्सिटी में काफ़ी हद तक ये बेहतरी आई है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कि अब वो जो है यहाँ पर डीएनए भी हो रहे हैं और जो फेंसिंग जो है वो कराची में हो रही है। नहीं, फ्रेंजिक की बात कर रहा हूं। जो फ्रेंजिक के लिए हमें वो उनके पास जाना पड़ता है क्योंकि कराची पुलिस जो है अब तक उस लेवल पर नहीं आ सकी है। दावे ज़रूर हुए हैं। आप देखिए ना, जो अब मौजूदा आईजी साहब हैं वो उन्होंने चार्ज लेने के बाद वो सिर्फ ये देखने के इलेक्शन हो जाए और मैं यहाँ से चला जाऊँ या यहाँ रह जाऊँ, लेकिन कोई पुलिस की इस्लाहात, कोई प्लानिंग, कोई वो उस तरीके से हमें दिख नहीं रही है। क्राइम रेट वही है, कच्चे के डाकू वहीं पर है, सारी सूरत हाल वहीं की जो कि तू चल रही है। पुलिस की जानिब से जो सिस्टम जैसे चल रहा है वैसे चलाया जा रहा है। जो डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा मुतासर हैं, जो जिनके हवाले से ज़्यादा रिपोर्ट होता है कि भाई यहाँ पे ऐसे वाक़यात या डकैतियाँ, लूटमार हो रही है, कोई प्लानिंग इन्होंने की है? नई इंतज़ामिया ने कुछ इंटरम सेटअप में कि देखा हो कि भाई इस पर भी तो फोकस किया जाएगा, शहरी इस साल भी लुटेंगे वैसे ही? देखिए, जब निगरान हुकूमत आई थी तो निगरान वज़ीर दाखिला ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की दावे की थी, आपको याद होंगे जी। कि लेकिन उसके बाद जब उन्होंने फिर जब शहर की सूरत हाल देखी और जो कोई कुछ बदलाव नहीं आ रहा, थानों में भी जाके देख लिया, तो फिर उसके बाद सब वैसे ही चल रहा है। फिर उनकी तरफ से भी कोई इस तरह खातिर खा के प्लानिंग करें या जो डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा, जैसे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, यहाँ पर पुलिस अफसरान चेंज किए, एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स बनाई, सब कुछ किया गया, लेकिन वारदातें जारी हैं, वारदातें नहीं रुक रही। वारदातों का सिलसिला वैसे ही। लेकिन खबर ये एक बड़ा अमूमी देसी से अंदाज में कहा जाता है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं होता कि उस इलाके के SHO को, उस इलाके के थाने को मालूम ना हो कि यहाँ कितने कहवा खाने चलते हैं, यहाँ पर कितने जुआ खाने चलते हैं, यहाँ पर कौन कौन जेब कतरा है, कौन कौन क्रिमिनल है। ऐसा मुमकिन नहीं होता। कहता सब उसको मालूम होता है, जैसे SHO का आके ट्रांसफ़र होता है सबसे पहले उसी को लिस्ट दिखाई जा रही होती है। तो फिर मतलब ये है कि आप CCTV लगा लें, सेफ सिटी बना लें, जब तक पुलिस डिपार्टमेंट में खुद से विल नहीं हो कि हम काम करना चाहते हैं, ये काम करना है, तो फिर तो आप जो मर्जी कर लें, टेक्नोलॉजी ले आएँ, कुछ भी नहीं हो सकता। मुदस्सिर साहब, बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की है। वो मेरे एक क्लास फेलो थे, जब उनसे मेरी बात हुई तो मैंने वो पटवार खाने के सिस्टम में काम करते थे, तो मैंने उन्हें कहा कि भाई अब तो जो है वो सारा कंप्यूटराइज निज़ाम आ जाएगा, तो अब आप क्या करेंगे? तो उसने कहा कि भाईजान वो भी मैंने ही चलाना है। तो मसला ये है कि हमारे यहाँ पे ये बुनियादी मसाइल तो हैं मुदस्सिर साहब। अब अगर आप रिपोर्ट करते हैं, मैं रिपोर्ट करता हूँ, किसी भी ये आसिम बैठे हैं, इन्हें पूरे क्राइम रेशो का पता है,
तो क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि जो इस डिपार्टमेंट के हेड हों उनको पता नहीं है, उनको अंदाज़ा नहीं है, उन तक इत्तलात नहीं पहुंचती हैं? जब कोई भी चीज़ असल में मेरिट पे नहीं होती चीज़ें तो उस तरह से वो ट्रीट नहीं होती। जब लोगों को पसंद नापसंद की बुनियाद पर तैनात किया जाता है, भर्तियां की जाती हैं, तो वो उसी तरह के काम करते हैं जिस तरह का काम उनसे मांगा जा रहा होता है, जिस तरह के काम की ख्वाहिश की जा रही होती है। तो ये बुनियादी वजह होती है कि जिसकी वजह से ये सारा सिस्टम एज इट इज़ चलता रहता है। जो नया आता है, जब तब्दीली होती है, जो नया आता है तो उसको बाकायदा जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बताते हैं कि भी रिपोर्ट दी जाती है। जो मुतलका एहलकार तैनात होते हैं मुतलका पुलिस स्टेशन में, थानों में या मुतलका दफातर में, वो बताते हैं कि सर हमारे इलाके में ये बंदे जो हैं ये फलां काम करते हैं, ये बंदे फलां काम करते हैं, ये बंदे फलां काम करते हैं। सही। उसके बाद अगर कार्रवाई लेकिन बात वही है खबर कि जब तक हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को अपने मुल्क में बेहतर नहीं करेंगे ना, तब तक हमारा परसेप्शन बेहतर नहीं होगा। वरना ये सभी को क्या आज कराची शहर में किसी को शादी पे जाना होगा ना अगर, तो वो सोचेगा यार मैं जेवर नकली पहन जाऊं, असली पहन के ना जाऊं, रास्ते में लुट गया तो पता नहीं क्या होगा। अच्छा, ये तो आपने जो बात की ना बड़ा एक इम्पॉर्टेंट था कि हम कराची में जब जाते हैं तो लोग डर रहे होते हैं कि वापसी पे ये ना, और नज़र भी बड़ी होती है आसिम, शादी हॉल से कौन कौन निकल रहा है, किस तरह से, ये उनको भी बड़ी ये नज़र रखी होती है कि क्या इस टाइमिंग में किसको कहाँ लूटा जा रहा है। ये प्रॉब्लम ये है कि इस पे मैकेनिज़्म नहीं बन रहा कि स्ट्रीट क्राइम, मोबाइल जैसे आपने फिगर बताया, मोटरसाइकिल्स हैं, गाड़ियां हैं, पर्स छीनने के वाक़यात हैं, सीसीटीवी भी मिल जाती है, लोगों की फ़लाँ और उसके बाद वो पकड़े नहीं जा रहे होते। क्या वजह है? पुलिस के पास वो कहते हैं ना कि उनकी इस्तेदाद कार नहीं है, क्या चक्कर है? मुदस्सिर साहब, लूटमार एक तरफ, एक बड़ा जो है ना वो जुर्म करते हुए पकड़ लड़के सीसीटीवी फुटेज में भी आए जो कि ख़वातीन को हिरासा करके छेड़ के भागते थे जी। पकड़ पाई पुलिस? नहीं पकड़ पाई। 2 सिर्फ पकड़े गए और उसके अलावा जो दीगर 6 के करीब केसेस है कोई नहीं पकड़ पाया। जो मेन गुलिस्तान जौहर वाला लड़का जिसकी फुटेज सब कुछ आया नहीं पकड़ा गया अभी तक। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि किस तरीके से स्ट्रीट क्रिमिनल, और वो जब वो उस वक्त पकड़े जाते हैं उनका अपना उनका अपने जब बीच में उनकी दरार पड़े, मुखबरी हो जाए, इन्फॉर्मेशन लीक हो तो पकड़े जाते हैं। या कोई ऐसा जो कि जिसकी किस्मत ख़राब हो पुलिस के सामने आ गया और उनका आमना सामना हो गया, वो पकड़े गए। कोरंगी के इलाके में पुलिस ने बहुत मुकाबले किए, पुलिस के जवान शहीद भी हुए। हम ये नहीं कह रहे कि पुलिस बिल्कुल नहीं, पुलिस लड़ भी रही है, जवान शहीद भी हुए, लेकिन पुलिस के पास कुछ है ही नहीं। एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ, इस्तेदाद कार मतलब डेवलपमेंट कोई ऐसी नहीं हो रही है। नहीं ना मुदस्सिर साहब, देखिए ना उनके पास गाड़ियां हैं, वो पुरानी गाड़ियां, एक थाने में इतने बड़े बड़े थाने, उनकी हदूद है, उनके पास 1 मोबाइल 2 मोबाइल, बहुत ज्यादा 3 मोबाइल। वो मोबाइलें भी पुलिस ने खुद से मेंटेन करनी है, उन्हें एसएचओज ने मेंटेन करनी है। मैं पाकिस्तान की शहरी हूँ और मैं ना बिला वजह वो बात नहीं करूँगी कि जो हकीकत से हट के हो, और भले ही किसी को बुरी लगे। जो मैंने सिंध में पुलिस देखी है वो पुलिस में भर्ती करने वाले अफसरान इतनी उनकी तोंदे हैं, किसी डाकू के पीछे वो भाग नहीं सकते। एज उनकी ओवर हो चुकी है, बस उन्होंने वो क्या मैं बताऊँ आपको कि वो बस अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, कुछ नहीं वो कर सकते। पता नहीं वो रिफॉर्म्स क्यों नहीं आ रही इदारे में। नहीं, अभी जो नई जो भर्तियां हुई एडी ख्वाजा के दौर में, वो भर्तियां मेरिट पर हुई, उसके हम भी गवाह हैं, लड़के भी एक्टिव हैं, उनसे मिस है भी, वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास वो वसाइल ही नहीं है, उनके पास वो इक्विपमेंट ही नहीं है, वो कैसे वो सब कुछ कर लेंगे। बिल्कुल वैसे बहादुरी है एसएसयू के, हमने देखा बड़े ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने चाइनीज़ कॉन्सुलेट का वाक़या है, उसके बाद आप मुख्तलिफ जो है वो तो चाइनीज़ कॉन्सुलेट, मैं आम लड़कों की बात कर रहा हूँ जो पुलिस के, आप इधर देखा मुकाबले किए उन्होंने, दू सामने के फाइट किए यहाँ पर हमारे कोरंगी एरिया में। यहाँ लगता है आप लोगों को किसी तोंद वाले से इनकाउंटर नहीं हुआ, मैंने बहुत देखे हैं। अब आप ना माने लेकिन मैंने देखे वाक़यात होते हैं, दोनों तरह के वाक़यात हैं, लेकिन ये है कि हम दोनों चीज़ों को जो है वो साथ साथ लेकर चलते हैं, इतना क्राइम होता है। बहुत शुक्रिया आसिम, आप हमारे साथ मौजूद थे और खबर अब्बास भी हमारे साथ है। अब आगे बढ़ेंगे और लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 96वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। 1965 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान का भरपूर मौक़िफ़ इन्होंने पेश किया। फिर 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद डाली, फिर पाकिस्तान के सदर, और फिर 1973 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। इनको फांसी पर चढ़ाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुतनाज़ रहा। सदारती जो रिव्यू पिटिशन थी उसमें सुप्रीम कोर्ट में ताहाल ये ज़ेर समात है। अलबत्ता लोगों के दिल में आज भी ये ज़िंदा है, इनकी शोला बयानी, इनका जो अंदाज़ था बात करने का वो लोग नहीं भूल सकते। इनको बड़ा बहादुर लीडर के तौर पे जाना जाता है कि अवाम को जिस तरीके से उन्होंने मुतहर्रिक किया था, फिर पाकिस्तान का आइन जो कि आज तक चल रहा है वो देने वाले, उसके रूह रवा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो
जिसके बाद उनकी बेटी जो कि पहली वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की फ़ीमेल मुंतखब हुई, ये भी एक क्रेडिट है जो कि पीपल्स पार्टी को जाता है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अक्स लोगों ने उनमें देखा था। बिल्कुल, और फराज ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए कहा था कि सितम का आशना था, उस सभी के दिल दुखा गया कि शाम गम तो काट ली, सहर हुई चला गया। अभी खुजू में आशिकां है हर तरफ रवां दवां, वो एक राह नवर्द खुद को काफिला बना गया, दिलों से वो गुजर गया, शुआए महर की तरह घने उदास जंगलों में रास्ता बना गया। तो इसी के साथ ही प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद इस दुआ तवक्को के साथ कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दिन अच्छा गुजरेगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।